जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा ग्रिड ए बी में से वही टॉपिक रह गया है। हम लोगों ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में ग्रिड ए और बी कंप्लीट किया है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये क्या होती हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, हम इन चीज़ों को देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए ये इतनी प्रॉब्लमेटिक इशू क्यों होता है, क्योंकि बच्चे सारा सेशन जो है वो कहते रहते हैं सर एनपीओ करा दें, एनपीओ करा दें। तो मुझे ये हैरानगी होती है। देखिए, एक इशू होता है, एक चीज़ होती है, अगर आप उसको ठीक से समझ जाएँ कि वो क्या है, तो फिर शायद वो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहता। अननोन का फ़ियर हमेशा होता है। आप लोगों को पता होता है कि यार ये तो एक अननोन चीज़ है और ये इसका एक फ़ियर आपके ज़हन में होगा। तो सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह आज के सेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँगा कि बच्चों के ज़हन में इसका फ़ियर क्यों है और इसको हमने कैसे जो है वो टैकल करना है। तो अगर आप इसके पास्ट पेपर का एनालिसिस देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है एरिया, इसने काफ़ी रेगुलरली पूछा है। इसमें ऑटम 24 में क्वेश्चन आया 10 नंबर का, स्प्रिंग 24 यानी कि पिछली दोनों अटेम्प्ट्स में 9-9, 10-10 नंबर के इसके मार्क्स क्वेश्चंस आए हैं। ऑटम 23 में इसका सवाल नहीं आया था, सिर्फ 3 एमसीक्यूज आए थे 3 नंबर के। स्प्रिंग 23 में एस्टेक स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन आया था 18 नंबर का। दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल नहीं लिखा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, किसी लिखा हुआ न्यूमेरिकल, ये थ्योरी क्वेश्चन था। इसी तरह से ऑटम 22 के अंदर इसका ओरेकल फैमिली लिमिटेड, ओरेकल फैमिली क्लब का सवाल आया था 10 नंबर का। ठीक है जी। और इसी तरह से मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, स्प्रिंग 22 और ऑटम 22 में सीरियस गोल्फ क्लब और मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब। तो बेसिकली पहले यानी कि पास्ट में इसका ना सवाल ज्यादा आया करते थे, बड़े बड़े सवाल आया करते थे। अब ये एरिया जो है ये छोटे सवालों की तरफ चला गया है, यानी कि 10 नंबर 8 नंबर इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है जी। 2022 में 23 में इसका बड़ा सवाल आया था, 2023 की पहली अटेम्प्ट में, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, शायद ये मैंने गलत काट दिया, ये वाला जो क्वेश्चन था ना ओरेकल फैमिली लिमिट, ओरेकल फैमिली क्लब वाला, ये थ्योरी नहीं, ये न्यूमेरिकल था। ठीक है। अच्छा, बहरहाल व्हाट एवर द क्वेश्चन इज, यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज रही है, 30% रही है। और उसकी रीजन जो है वाले क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चंस 15-25, यानी कि पास्ट में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते रहे, अब इसमें ना थोड़ा सा इजी हो गया। इसकी ना दो रीजन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस जो थे ना, ये एनपीओ के सवाल तो थे ही, लेकिन इसका सिर्फ नाम ही एनपीओ का था। इसके अंदर जो चीजें सॉल्व करनी थी वो और अकाउंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए करनी थी। देखिए एनपीओ के अंदर क्या है, एनपीओ के अंदर है एनपीओ की बैलेंस शीट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बना ले, और वो उसकी बैलेंस शीट बना ले, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बना ले, इस तरह की चीजें बना ले। तो वो काफी हद तक 90% कम से कम जो है वो सारी की सारी चीजें सेम है जैसा कि हम लोग नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई, जैसे क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये सीरियस गोल्फ क्लब वाला जो क्वेश्चन था, ये सवाल ये नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ये सवाल ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग फिगर्स है वो कैलकुलेट करनी है आपने। उसका आपकी एनपीओ के कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये एस्टेक स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भी आपने ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह आइडेंटिफाई करने थे। ओपनिंग दिए हुए थे, क्लोजिंग दिए हुए थे, पेमेंट फॉर द पीरियड दी हुई थी, आपने उसमें से इनकम और एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड निकालना था। तो ये वही कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट और चीजें फर्क थी, और उसमें चैलेंजिंग सवाल बना के पूछा था, क्योंकि ये सवाल अपने अपने पेपर के अंदर सबसे मुश्किल सवाल आए थे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि एग्जामिनर क्या करता है, उसने कुछ इजी सवाल बनाने होते हैं, कुछ डिफिकल्ट और कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसने एक ही क्वेश्चन पेपर से सारे गधे घोड़े अलग अलग करने होते हैं। उसने उसी एक क्वेश्चन पेपर से नॉर्मल बच्चों को पास भी करना होता है, उसने उसी एक क्वेश्चन पेपर से
वो बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको फेल भी करना होता है, और उसी एक क्वेश्चन पेपर से मेरिट सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो हमेशा आपका जो पेपर होगा ना, ये बड़ा बैलेंस पेपर होगा। इसमें कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये नॉर्मली डिफिकल्ट क्वेश्चंस के एरिया में आता था। तो ये एरिया मुश्किल नहीं है, इसकी जो टेस्टिंग है आईकैप ने जो पास में की है वो जरा थोड़ी सी चैलेंजिंग है। और उसका वो जो चैलेंजेस है उस क्वेश्चन के अंदर, उसका ताल्लुक एनपीओ के टॉपिक से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन, वर्किंग बैग्स और इस तरह की चीजों से। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है। और ये चीजें इंशाल्लाह जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आई एम श्योर कि आपको ये बातें जो है ये समझ आ जाएंगी, और जब आप इसको आसानी होगी। तो इंशाल्लाह इसको सामने रखते हुए इस बात को शुरू करते हैं कि एनपीओ क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनका कुछ और पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस होता है, उनका ऐसा पर्पस जिनके थ्रू वो लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। वो नॉर्मली जिस एरिया में वो ये एनपीओ जो है, ये एनजीओ काम कर रही होती है, ये उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कुछ बेनिफिट करने की कोशिश करती है। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस आपने देखे हैं जिनका मेन पर्पस ये होता है कि प्रॉफिट कमाना है। एक बिजनेस क्यों कहलाता है? वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस जो है वो कोई चीज लेगा, आगे बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। एक बिजनेस किसी बंदे से सर्विसेज लेगा और उसकी सर्विसेज आगे बेचेगा और उसमें से प्रॉफिट कमाएगा, जैसे कॉलेजेस करते हैं, जैसे लॉयर फर्म्स करती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स करती है, कि वो किसी बंदे की सर्विसेज लेती है, आगे बेचती है और उसमें से अपना मार्जिन कमाती है। लेकिन जो एनपीओ है वो प्रॉफिट हासिल करने का उनका पर्पस नहीं होता, उनका मेन पर्पस होता है अपनी सोसाइटीज को बेनिफिट देना। लेकिन सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए कुछ पैसे भी तो दरकार है, और वो पैसे कमाने के लिए वो कुछ सेल परचेज कर सकते हैं, वो सर्विसेज की फीस चार्ज कर सकते हैं, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनका मेन पर्पस ये नहीं है कि पैसे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, बल्कि उनका मेन पर्पस है बेनिफिट टू द सोसाइटीज। जैसे कुछ एनजीओ होती हैं जिनका कुछ खास पर्पस होता है, जानवरों की हिफाजत के लिए एनजीओ बन जाती है, माहौलियाती तब्दीलियों की बेहतरी के लिए एनजीओ बन जाती है, किसी खास किस्म की जो पौधे और इस तरह की चीजें इनके लिए बन जाती है, माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में रहती है उनके लिए एनजीओ बन जाती है, किसी खास तबके के लोगों के लिए। तो ये इस तरह की बहुत सारी एनजीओ होती है जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ से मुराद है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करती है, इनका कुछ पर्पज होता है कि जनाब हमारा ये बेनिफिट हम लोग हासिल करना चाहते हैं और ये पर्पज है हमारा, ठीक है जी। इसी तरह से हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी सोसाइटीज के थ्रू रन होते हैं जिसमें सब्सिडाइज्ड किस्म की सर्विसेज मिलती है, जो कि उन सर्विसेज की कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन गरीब आवाम के लिए उनको सस्ता करके दिया जाता है। सब्सिडाइज्ड सर्विसेज या फ्री सर्विसेज भी मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है आप लोगों को बताने के लिए हासिल वो है जी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ ना मेमोरियल लिखा होता है। इसी तरह से मेमोरियल का मतलब है उसकी याद में, उसके जिसने ये बनाया है उसने उस बंदे की याद में ये हॉस्पिटल या ये स्कूल या ये सोसाइटी बनाई है। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो कि मेमोरियल होते हैं जिसमें उनका मेन पर्पस जो है वो सब्सिडाइज्ड होता है। कुछ चैरिटीज होती है जिसमें गरीब लोगों को मदद की जाती है, राशन दिए जाते हैं। कुछ ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट होते हैं ये भी चैरिटीज की तरह ही होते हैं, बस इनका लीगल स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क होता है और इनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी फर्क होती है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स के ये जो पर्पस है इसका वो सेम है कि जनाब किसी ना किसी लोगों के बेनिफिट के लिए जो है वो काम किया जाए। क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती है। अच्छा, क्लब्स और सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, क्लब्स और सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट तरह के क्लब्स बन जाते हैं। जैसे लाहौर जिमखाना है, जैसे रॉयल पाम क्लब है लाहौर के अंदर, और बाकी सिटीज में क्योंकि मैं नहीं रहा इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल हर जगह पे कुछ एलीट क्लास लोग जो है ना वो इकट्ठे होके अपना एक सोशल सर्किट बनाते हैं, और उस सोशल सर्किल के अंदर वो जाते हैं और कम्युनिटी सेंटर्स जिनको कहा जाता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। मॉडल टाउन के अंदर जो है वो कम्युनिटी सर्कल है। तो नॉर्मली जो लोग इन कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं और जाके वहां पे कुछ अपना लेजर टाइम गुजारते हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम होता है, और आप जिम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वहां पे स्विमिंग कर सकते हैं, वट। लेकिन पर्पज ये होता है कि कुछ खास किस्म के लोगों को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है जी। तो ये लोकल पर्पसेस भी हो सकते हैं। सोसाइटीज की बात करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती हैं एक इलाके में रहने वाले लोगों की। उस इलाके में एक
ब्लॉक है, एक फॉर एग्जांपल एक टाउन है, उस टाउन के अंदर वो आपसे हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट्स वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बदले आपको उस टाउन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और वो सर्विसेज ऐसी जबरदस्त होती है कि शायद आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया होता है, जो डेवलपमेंट फंड दिया होता है, कोई मेंटेनेंस फंड जो आप लोग देते हैं सोसाइटीज के अंदर, वो फंड्स जो है वो रिसीव कर लेते हैं और उसके बदले में आपको क्या क्या मिलता है, आपको अपने पूरे इलाके में सिक्योरिटी मिलती है, आपके पूरे इलाके में सफाई सुथराई होती है, आपके पूरे इलाके के अंदर जो है कोई भी मसला होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, सीवरेज वगैरह के हवाले से मसाइल खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई पार्क वगैरह आपकी सोसाइटी का बना हुआ है तो उस पार्क के अंदर माली काम कर रहे होते हैं जो वहाँ पे खूबसूरत किस्म के पौधे लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत सर्विसेज होती है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल 3-4 हजार रुपए वो सोसाइटी की मेंटेनेंस फंड के अंदर लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस सोसाइटी की मेंटेनेंस पे शायद वो 2-3 लाख से ज्यादा वैल्यू के होते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो, लोग खुद मिलकर बना ले, कोई अमीर आदमी बना दे, कोई ऐसा आदमी जिसका कोई पर्पस है वो लोगों को इकट्ठा करके बना ले, तो इस तरह की सारी चीजों को एनपीओस कहते हैं, जिनको ऐसी इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि जिनका प्रॉफिट क्या है कि सोसाइटी को बेनिफिट दिया जाए और उसमें अगर कुछ प्रॉफिट भी आ जाए तो वो प्रॉफिट जो है वो फिर खुद अपनी जेब में नहीं डालते, ना उस प्रॉफिट का कोई डिविडेंड दिया जाता है, बल्कि उस प्रॉफिट को भी अपने पर्पस को अचीव करने के लिए दोबारा लगा दिया जाता है। ठीक है जी, तो एनपीओ अप्लाइज और इंटेंड्स टू अप्लाइज इट प्रॉफिट और इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट लेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने प्रॉफिट नहीं लेना, प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स की प्रमोशन के अंदर लगेगा। ठीक है जी, इट प्रॉफिट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू इट्स मेंबर्स, यानी कि डिविडेंड जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है डिविडेंड देना। ठीक है जी, स्पॉन्सर या प्रमोटर्स को। इसका कुछ सोशल पर्पस भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनजीओज होती है जो सोशल पर्पसेस के लिए काम कर रही होती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। एजुकेशनल पर्पस भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज बना ले एजुकेशन, और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए हो सकता है। कुछ रिलीजियस फंड्स होते हैं जी जो लोग अपने रिलीजन की और अपनी जो सेक्ट है उसका प्रचार करने के लिए, लोगों को उसके बारे में गाइड करने के लिए बहुत सारे फंड्स बने होते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिलीजियस फंड्स जो है मेरे ख्याल से बने होते हैं, जिसमें कि बाहर के मुल्क में भी लोग जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मस्जिदों के निजाम जो है वो इसी तरह से चल रहे होते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकता है, चैरिटेबल लोगों को राशन दिया जाता है, गरीब लोगों की इमदाद की जाती है, गरीब लोगों का ऑपरेशन कर दिया जाता है, हेल्थ वगैरह के सर्विसेज जो है, और कोई भी और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस हो सकता है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी को बेनिफिट देना है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जनाब एनपीओ। अब एनपीओ जो है ये हमने पढ़ लिया, करना क्या है। इस एनपीओ का डिफरेंस नॉर्मल बिजनेस से हम जरा चेक कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल बिजनेस जो होता है, कंपनी होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और ये क्या कहते हैं उसे सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। मेन पर्पस क्या है, अगेन प्रॉफिट। तो इसके शेयर होल्डर्स होंगे जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे। अगर ये बिजनेस जो है ये सोल प्रोप्राइटर है तो इसका एक ऑनर होगा, अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप है तो इसके पार्टनर्स होंगे, और अगर ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, कंपनी है, तो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन एनपीओ के कुछ मेंबर्स होते हैं। एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि एनपीओ के लिए कैश प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो एनपीओ के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम शेयर कैपिटल या इक्विटी कहते हैं, जबकि एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं वो उसका फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंड बैलेंस को नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं फंड बैलेंस कहूं या नेट एसेट्स कहूं तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है, शेयर कैपिटल हो या फंड बैलेंस हो, ये बस सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है। इसमें लोग एग्जाम्पल देते होते हैं कि आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि शेयर कैपिटल जो है ये बिजनेसेस के लिए होता है और एनपीओस के लिए बिल्कुल उसी तरह की चीज बेस्ट जैसे बिल्कुल डेवलप होती है, उसे हम फंड बैलेंस या नेट एसेट्स कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, नॉर्मल बिजनेस जो होता है जब उसका प्रॉफिट और लॉस आता है तो उसे हम नेट प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। लेकिन एनपीओ जब अपना उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनका नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट आता है। ठीक है जी, सरप्लस से मुराद है प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों ने तो बात की है भाई वो प्रॉफिट तो कमाते ही नहीं है। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो फिर हम उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट कहेंगे। ठीक है जी, या हम इसको जो है वो प्रॉफिट या लॉस कहने की बजाय नीचे जो हमारे पास जो टोटल निकलेगा वो नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट निकलेगा। ठीक है जी, इसी तरह से अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है बिजनेस के अंदर
एनपीओ के अंदर भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, सेम नाम होता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जगह एनपीओ में स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होती है। नाम का फर्क, वही मैंने बात बताई ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये इसकी स्टेटमेंट का नाम होता है। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इधर भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है। इधर होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम लोगों ने बात की थी ना कि इक्विटी का वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, NA स्टैंड्स फॉर नेट एसेट। तो एनपीओ के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है, आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी जगह पे एनपीओ के अंदर बनता है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, या हम इसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड बैलेंसेस भी कह सकते हैं, SOCIFB। ठीक है जी। तो ये सोसी बनता है, ये सोसीना बनता है। वाह क्या बात। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स ये आप लोगों के लिए बनती है, सिर्फ नाम का फर्क है। इस स्लाइड में जो चीजें बता रहा हूं इनमें नेचर का फर्क नहीं है, इनमें सिर्फ नाम का फर्क है। ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल कल्चर आप इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि शेयर होल्डर्स होते हैं, एनपीओ के अंदर हम लोग जो है ना वो बिजनेसेस के जो मेंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। इसी तरह से नेट प्रॉफिट, नेट सरप्लस और नेट डेफिसिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ठीक है, नोट्स बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो जब हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि सबसे पहले तो हम नाम जो है इनके ठीक कर लेते हैं, ताकि हमारी जो डिफरेंशिएशन है सबसे पहले एनपीओ के अंदर वो ये है कि हम लोगों ने समझ लिया कि पर्पस में क्या फर्क होता है, पर्पस में क्या फर्क होता है। अब हमने दूसरी स्लाइड में ये पढ़ लिया कि नेम्स में भी फर्क होता है। ठीक है, बाकी इसकी एक्टिविटीज जो होती है वो काफी हद तक बिजनेस से मिलती जुलती होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही करेंगे, हम इसमें जो है ना वो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं डालेंगे। जब हम लोग एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ में कुछ एनपीओ जो होती है ना, क्योंकि वो उनका मेन पर्पस बिजनेस कमाना नहीं होता, उनका मेन पर्पस होता है सोसाइटी की सर्विस। तो इसलिए कुछ एनपीओ के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और ये गलत है। दोबारा बता दूं, जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोगों ने पढ़ी है वो सारी एनपीओ के अंदर बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम पढ़ लेंगे, बाकी हर अकाउंटिंग एंट्री वैसे ही, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही करनी है जैसे कि हम लोग नॉर्मल बिजनेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एनपीओ के एसेट की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। नॉर्मल बिजनेस में हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, एनपीओ के अंदर भी बैड डेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। नॉर्मल बिजनेस में अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, एनपीओ के अंदर भी अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर एसेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग, इन्वेंट्री का जो भी सारा मेथड है वो सारा रिकॉर्ड होता है। एनपीओ के अंदर भी ये सारे मेथड्स और हर चीज रिकॉर्ड होती है। साल के एंड पे ट्रायल बैलेंस बनता है नॉर्मल बिजनेस का, एनपीओ के अंदर भी बनता है। साल के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, ये सारी चीजें बनती है। एनपीओ के अंदर भी यही सारी चीजें बनती है, थोड़ा सा नामों का फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। तो हर चीज बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ इक्विटी की जगह फंड बैलेंस का वर्ड या नेट एसेट का वर्ड इस्तेमाल होगा। सही है, यहां तक चीजें बहुत ही सिंपल है, और इन चीजों के अंदर जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। नॉर्मली एनपीओ जो होती है इनमें एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये बेसिकली कैश एंड बैंक अकाउंट की समरी होता है। ठीक है, ये लोग जो है बैंक अलग अलग मेंटेन नहीं करते, कभी कभार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ रिसीट्स लिखी होती है और पेमेंट्स लिखी होती है। तो ये वही तो होता है जो आपका बैंक कैश अकाउंट होता है। ठीक है जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस मेंटेन्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, नॉर्मली ये नहीं सोचते कि कितनी डेप्रिसिएशन हुई, कितना हमारे एक्रूवल और प्री पेमेंट्स है, कितना हमारा जो है वो बैड डेट्स है, इस तरह के नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं आते। ये क्या करते हैं, क्योंकि आप सोचे ना जरा, एक मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब बैठे हुए हैं और वो उस मस्जिद का वो जो है वो फंड चला रहे हैं, उस मस्जिद की एनपीओ चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। तो लोग आते हैं वो मस्जिद के गले में पैसे डाल देते हैं, लोग आते हैं वो मौलवी साहब को कैश पकड़ा देते हैं कि भाई ये हमारे फंड में ऐड कर लें। तो मौलवी साहब क्या करते हैं कि उन्होंने रजिस्टर बनाए हुए,
एक बड़ा मोटा सा रजिस्टर होगा जिसकी एक तरफ जो है ना उन्होंने सारी कैश रिसीट्स लिखी होगी, हाजी वहीद साहब ने दिए, हाजी नवीद साहब ने दिए, दाऊद साहब ने दिए, फला ने दिए, वो सारे ऐड कर देते हैं। फिर वो दूसरी तरफ ऐसे थूक लगा के पेज पलटते जाते होंगे और पेमेंट्स वाली साइड में जाके लिखते होंगे मस्जिद का बिल इतना आया, मस्जिद की सफे खरीदी इतने की, मस्जिद का फला चीज इतने की, फला चीज इतने की। तो वो जो मेंटेन करते हैं ना, बेसिकली वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। एक तरफ वो सारी रिसीट्स लिखते जाते हैं, एक तरफ वो सारी पेमेंट्स लिखते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, जब आप इन दोनों को जमा करते हैं ना, तो आपके पास क्या आता है? क्लोजिंग कैश आता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली कैश बुक। तो आप ये समझिए कि एनपीओ के अंदर जो कैश अकाउंट बैलेंस कैश होता है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम दिया गया है। कैश अकाउंट की जगह आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं। बेसिकली एक समरी होती है जिसमें सारी की सारी रिसीट टोटल करके लिखी होती है, सारी की सारी पेमेंट्स टोटल करके लिखी होती है। तो दिस इज जस्ट लाइक ए टी अकाउंट, जिसमें ओपनिंग कैश जो है आपका डेबिट साइड पे आता है। अगर कोई सर्विसेज दी है एनपीओ ने, उसके पैसे, मेंबरशिप मिली है, कंट्रीब्यूशन मिली है, कोई गवर्नमेंट से फंड मिले, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट इनकम हासिल किया है, कोई साइड ऑपरेशन किया है, साइड ऑपरेशन से मुराद है कोई छोटी मोटी कोई चीज एक्स्ट्रा बेच दी है, सारी चीजें पड़ेंगे, इवेंट के कोई रेवेन्यूज हुए हैं तो वो सारे हम इधर ऐड कर देते हैं, माइनस करते हैं जो चीजें बेची उनकी कॉस्ट, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये सारी कैश की पेमेंट्स है। हम इनको एक्सपेंस कह सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस कुछ और भी होते हैं। बेसिकली ये सारे कैश एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो कैश में हुए। अब जारी बात है, इसमें कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होंगे, वो हम इधर नहीं लिखते क्योंकि ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। और क्लोजिंग बैंक एंड बैलेंस, बैंक कैश एंड बैंक का बैलेंस आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल है। कैश बुक, कैश अकाउंट जो होता है ना, उसको हम इधर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। अच्छा, तो फिर दरअसल जो प्रॉफिट एंड लॉस इस बिजनेस का होता है उसको हम स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारी की सारी इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो नजर आ रहे होते हैं। और ये भी एक टी अकाउंट की तरह होता है। आप सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, जितने भी आपने किए। इसमें कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये वही कैश आइटम्स है जो आपने लिख लिए। और सारे के सारे नॉन कैश आइटम्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये नॉन कैश है, ये भी आप लिख देंगे यहाँ पे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली टी अकाउंट होता है जिसके एंड ऑफ द ईयर पे आके आपका सरप्लस फॉर द ईयर या डेफिसिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आता है। ठीक है जी। इनकम के अंदर आप लिखते हैं फी फॉर सर्विसेज, मेंबरशिप से जो फीस मिली है, कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस, गवर्नमेंट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, साइड ऑपरेशन इनकम, इवेंट सरप्लस। ठीक है जी। कैश भी और नॉन कैश भी। कैश का क्या मतलब होता है? जो आपको कैश में मिल गई है। और नॉन कैश क्या होता है? नॉन कैश क्या होता है? नॉन कैश क्या होता है? नॉन कैश होता है अक्रूड, यानी कि वो वाली इनकम भी आप यहाँ पर लिख देंगे जो आपको मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली है। आपने कुछ चीजें बेची है और उस बंदे ने कहा है कि यार मैं जरा आपको ठहर के पैसे दूंगा। ठीक है, आपने सस्ते में बेची है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीजें परचेज की है 20,000 की और आपने बेच दी है 10,000 की। तो आपने उसको 10,000 का प्रॉफिट दिया है, बेनिफिट दिया है, लेकिन उसने कहा है कि ये 10,000 है, इसमें से मेरे पास ना 9,000 है और 1,000 जो है वो मैं आपको बाद में दूंगा। और बीच में आपका ईयर एंड आ गया, तो आप इसमें अंदर 9,000 लिखेंगे फी फॉर सर्विसेज के अंदर। ठीक है जी। या कॉस्ट ऑफ साइड ऑपरेशन सरप्लस, कॉस्ट ऑफ जो चीज आपने बेची है उसके अंदर, और 1,000 रुपए आप रिसीवेबल, यानी कि आपने टोटल अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है, जस्ट लाइक हम अक्रूवल और प्री पेमेंट्स में जो पढ़ते थे। ठीक है जी। तो अक्रूवल्स और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसमें कैश और नॉन कैश दोनों आते हैं। और ये जो इनकम एक्सपेंडिचर, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें सिर्फ कैश आइटम्स आती है। ठीक है जी। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपका जो बैंक होता है या कैश अकाउंट होता है, बिल्कुल उसकी समरी होती है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये बेसिकली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इसका टी अकाउंट बनाए तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्योंकि वो आपने कैश से पे किया है या एक्सपेंसेस को डेबिट किया है, और क्रेडिट साइड पे जो है ना वो आपकी सारी इनकम आ जाएगी जो आपने कैश में रिसीव की है। ठीक है जी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। अगर आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना लें, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर लिखे, पहले आप लिखें सारी इनकम्स और सारी इनकम्स को जमा करें, फी फॉर सर्विसेज, मेंबरशिप, डोनेशंस, गवर्नमेंट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, साइड ऑपरेशंस, सारा कुछ करने के बाद आप इसमें से लेस करें एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, यूटिलिटीज, रिपेयर मेंटेनेंस,
इसके बाद आप इसमें से डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस करना है, डेप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग। तो ये जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट सरप्लस या डेफिसिट। तो ये आपकी बन जाती है जनाब स्टेटमेंट, और ये आपकी बिल्कुल वही स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाती है, जो हम लोग नॉर्मल बिजनेस की नहीं बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी। हम लोगों ने बात की थी ना कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी जगह पे बन जाया करेगी। तो हम लोग क्या करते थे, एक बिजनेस होता था, बिजनेस के अंदर हम लोग सेल्स लिखते थे, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट आता था, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करते थे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता था। उसके नीचे के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिवैल्यूएशन, सरप्लस वगैरह लिखते थे, वो पूरा एक फॉर्मेट बनता था। उस फॉर्मेट की जगह एनपीओ के अंदर क्या बनेगा, एनपीओ के अंदर आप पहले सारी इनकम्स लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सारे एक्सपेंसेस, और एंड पे सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। वो सरप्लस एंड डेफिसिट जो है वो किधर मूव हो जाएगा, नेट एसेट्स के अंदर। ठीक है ना, यानी कि इक्विटी के अंदर। आम बिजनेस में हम कहते थे इक्विटी में जा रहा है, तो एनपीओ के अंदर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, नेट एसेट का वर्ड यूज करेंगे। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, सिंपल आप लोग किसी भी बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी है, यानी कि सारी इनकम लिख दें, सारे एक्सपेंसेस लिख दें, सिंपल। अभी तक मैंने आपको दो तरह के अकाउंट्स पढ़ाए हैं, उनको समराइज करता हूँ। पहला अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बेसिकली बैंक अकाउंट होता है। ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखा, सारी रिसीट्स लिखी, सारी पेमेंट्स लिखी, क्लोजिंग आ गया, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे, सारे के सारी इनकम्स लिखी, और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। डेबिट साइड पे आया तो हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे आया तो वो हमारा लॉस है। लेकिन प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहना, सरप्लस कहना है, लॉस को लॉस नहीं कहना, डेफिसिट कहना। आगे चलते हैं। तो अभी तक बहुत सिंपल पढ़ा हमने। हमने ये पढ़ा है कि एनपीओ और नॉर्मल बिजनेस के अंदर कुछ फर्क होते हैं। पहला फर्क ये होता है कि एनपीओ का पर्पस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों को बेनिफिट देना होता है। दूसरा फर्क ये है कि एक कभी कभार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, विच इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। तीसरा हमने पढ़ा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कभी कभार कह सकता है विच इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बात करने लगे हैं कि ये जो एनपीओ है, इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, एनपीओ के पास पैसे आते कहाँ से हैं। पहले हम इसकी इनकम्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे। मजे की बात यह है कि एक्सपेंसेस के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक्सपेंसेस सारे वही होते हैं। ठीक है जी। एक्सपेंसेस वही है, सैलरीज है, सैलरीज आपको पता है कैसे होती है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर मेंटेनेंस है। इसमें आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि अगर कुछ पेमेंट्स हुई है तो वो भी लिखनी है, और अगर कुछ आपके पेएबल्स है वो भी लिखने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप बिजनेस के अंदर आपके मंथ एंड के ऊपर अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो आपके बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज हासिल कर ली है, एक्सपेंसेस का बेनिफिट हासिल कर लिया, अभी तक आपने पे नहीं किया। तो एक्सपेंसेस ऑफ एनपीओ, एनपीओ। ठीक है, अच्छा। इनकम ऑफ एनपीओ की बात करते हैं। जो मेंबरशिप फीस होती है ना, ये थोड़ी सी जरा जो है ना, ये टेक्निकल कैलकुलेशंस इसके अंदर होती है। मेंबरशिप फी क्या होती है, देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी एनपीओ होती हैं जिनके पास कुछ परमानेंट लोग लगे होते हैं, जो हर महीने या हर साल या हर 6 महीने बाद वट एवर द फ्रीक्वेंसी इज, वो पेमेंट करते हैं। कुछ एनपीओ में ऐसी पेमेंट्स नहीं होती, कुछ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मस्जिद में चंदा इकट्ठा करना, तो वो लोग अक्सर चंदा इकट्ठा करते हैं मस्जिद में, आवाज लगा देते हैं, जुम्मे के बाद चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर कोई मेंबरशिप्स नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शंस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी एनपीओ होती है जिनके अंदर मेंबरशिप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मस्जिद की बात कर लेते हैं। मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने मेंबरशिप ले लिया मस्जिद की, कि भाई हम लोग हर महीने इसमें 2000 रुपए जमा कराएंगे, और अगर नहीं कराएंगे तो हमसे लिया जाएगा, हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मस्जिद के अंदर ये हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें ये किया जा सकता है, जैसे सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस फंड होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन सोसाइटीज में रहते हैं, वहां पे मंथली या एनुअली या सेमी एनुअली कुछ सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड पे करते हैं।
और वो सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड जो होता है, अगेन ये कोई लॉस नहीं होता, बुरा तो बहुत लगता है जब ये पेमेंट कर रहे होते हैं आप लोगों में से अगर किसी ने की है या आपके घर में कोई करता है, तो आपके सोसाइटी में इस तरह से होती है कलेक्शन, लेकिन उसके बदले में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप जब बाहर निकलते हैं आपको अच्छी साफ सुथरी गलियां मिलती है, आपको सफाई सुथराई मिलती है, अननेसेसरी लोग नहीं आते, और अब गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स हर वक्त चेक कर रहे होते हैं कि भाई कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है, और मशकूक आदमी को पूछते हैं, सिक्योरिटी सेटअप होता है कैमरा शैमरों का, इस तरह की चीजों का। तो क्या होता है कि जनाब जो मेंबर्स, ऐसे लोगों से मेंबरशिप फीस ली जाती है, और अगर वो मेंबरशिप फीस ना दे तो उनसे फिर रिसीवेबल बुक कर लिया जाता है। तो बेसिकली जो मेंबरशिप फीस होती है, हम बात करने लगे हैं ऐसी सोसाइटीज की, ऐसी एनपीओज की जिनमें मेंबरशिप फीस लेना जो है वो मैंडेटरी है, और जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो मेंबरशिप फीस लेंगे, इसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये समझने में आसानी करेगा। कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसे रॉयल फार्म क्लब वगैरह है, जैसे कुछ जिम खाना क्लब बना दिया जाता है, जिसमें के लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। हो सकता है वो 10,000 15,000 की सब्सक्रिप्शन हो, लेकिन जब वो वहां पे जाएंगे तो वहां पे उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहां पे जो उनको चीजें मिलेगी, वो उन सारी चीजों की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी उस 10,000 रुपए से जो उनसे ली जा रही है। ठीक है, तो एक बड़ा लग्जरी सा आपको एक सेटअप मिल जाएगा, वहां पे आप जाएंगे, आप वहां पे जिम कर सकते हैं, आप वहां पे गेम खेल सकते हैं, आप वहां पे स्क्वॉश खेल सकते हैं, आप वहां पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, वहां पे लोगों से मिल सकते हैं, वहां पे फिर शावर लगे होंगे, आप वहां से आते हुए जो है ना वो आप शावर करके आए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस मिल सकती है। इसी तरह से कुछ जिम होते हैं, आप सिर्फ जिम जाए तो जिम की सब्सक्रिप्शन आप पे करते हैं। तो ये जो मेंबरशिप फीस होती है ना जी, ये आपकी एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो आपने रिसीव करनी होती है। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक रेवेन्यू ऑफ द एनपीओ। मैं लिख के इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि एनपीओ के अंदर रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता। रेवेन्यू की जगह पे हम रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वर्ड नहीं होता। रेवेन्यू की जगह पे हम मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फीस लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, खास तौर पे इस मेंबरशिप फीस के अंदर दो चीजें हैं। नंबर वन, ये सब लोग देंगे और ये पीरियोडिक होगा, और अगर कोई नहीं देगा तो उससे रिसीवेबल बुक कर दिया जाएगा। ऐसे हो सकता है कि एक क्लब है और उस क्लब के अंदर फॉर एग्जांपल 500 मेंबर्स हैं, उन 500 मेंबर्स में से 450 मेंबर्स ने अपनी फीस पे कर दी, तो आपको कैश रिसीव हो गया। 30 लोगों ने अपनी फीस जो है वो पे नहीं की, ठीक है, तो ये आपने अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका रेवेन्यू है, ये सर्विस इनकम है, मेंबरशिप फीस है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। कुछ रिसीवेबल्स होंगे, सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस साल नहीं बल्कि पिछले साल पे किया है, यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस हो गया है। जैसे आप अपने कस्टमर से पहले पैसे ले लेते हैं तो ये आपकी जो है रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी बन गई है। तो फॉर एग्जांपल 450 लोगों ने जो पैसे पे कर दिए हैं, ये आपकी कैश रिसीट्स है, कैश आया। ये जो 30 लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं पे किए, ये आपके रिसीवेबल्स होंगे। और ये जो 20 लोग हैं जो आपने जिन्होंने आपको पहले से पे कर दिया हुआ है, ये आपकी लायबिलिटी होगी। तो मेंबरशिप फीस वगैरह या सब्सक्रिप्शन इनकम जो होती है, ये खास तरह की इनकम होती है जो कि आपने अपने मेंबर से लेनी होती है, और अगर वो ना दे तो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, और ये आपकी जस्ट लाइक डेटर्स होती है। आपने इसमें रिसीव्ड इन एडवांस का कॉन्सेप्ट भी आएगा और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है जनाब सब्सक्रिप्शन इनकम या सब्सक्रिप्शन फीस। और अक्सर औकात सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको रिसीवेबल्स और पेबल्स का सामना करना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम का जो टी अकाउंट है वो बहुत ही सिंपल है। इट इज ए कंबाइंड अकाउंट, जिसमें कि हम लोग सारे रिसीवेबल्स भी लिखते हैं, ओपनिंग रिसीवेबल्स डेबिट साइड पे, क्लोजिंग रिसीवेबल्स क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट क्रेडिट साइड पे, और ओपनिंग क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। और फिर इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि पूरे साल में हमें कितने पैसे मिले रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारी कैश रिसीट्स होती है कि हमें कैश में कितने पैसे मिले। और डेबिट साइड पे हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है जी इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये हमारी वो अमाउंट होती है जो कि हम लोगों ने इस साल प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करनी है कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन से इतने पैसे हैं। ठीक है जी, इसके एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आएगी। क्वेश्चन देखते हैं जी, ये वाला एग्जाम्पल पहले देखते हैं। 31 मार्च 2016
A cricket club had membership subscription in areas amounting to rupees 48,000. इनके कुछ मेंबर्स है क्रिकेट क्लब के और इनकी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स पड़ी हुई है। ठीक है जी, इन एरियर्स का मतलब होता है ये आपकी रिसीवेबल पड़ी हुई। साल के शुरू में आपकी जो मेंबरशिप थी वो रिसीवेबल थी 48,000 की। इसी तरह से एंड हैड रिसीव्ड 12,000 इन एडवांस। ठीक है जी, और एडवांस में इन्होंने 12,000 रिसीव किए हुए थे। यानी कि कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एडवांस में पेमेंट की हुई है कि यार मुझसे नहीं हर साल जो है ना पेमेंट होती, मेरे से इकट्ठी पेमेंट ले लो। अक्सर औकात ऐसे होता है कि इकट्ठी लाइफ मेंबरशिप रिसीव करने के केस में डिस्काउंट भी मिल जाता है, या 10 साल की पेमेंट इकट्ठी रिसीव करने से पे करने से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो लोग होते हैं कि यार ठीक है एक ही दफा चेक लिखा, अमीर आदमी होते हैं तो वो जनाब वो पेमेंट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 231 मार्च 2017 साल के दौरान क्या हुआ, हमने रिसीव किए हैं 6,24,000। ठीक है जी, इसमें क्या शामिल था, दिस इंक्लूड्स द 26 मेंबर्स फॉर द ईयर 231 मार्च 2018। यानी कि इसमें 26 मेंबर्स की ऐसी फीस है जो कि अगले साल की है, 31 मार्च 2018 टू ईयर टू 31 मार्च 2018। इसका मतलब ये है कि उस साल के लिए है जो साल 31 मार्च 2018 में जाके क्लोज हो रहा है। ठीक है जी, ये वर्डिंग देख लीजिएगा, ईयर टू 31 मार्च 2018, ये मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। तो ये वो ईयर्स हैं जिन ईयर्स में ये अगले साल की बात होगी। यानी कि 26 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फीस जो है वो अगले साल के लिए, यानी कि ये आपके क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है जी, और 1,200 रुपए पर एनम के हिसाब से 26 लोग 1,200 रुपए पर एनम के हिसाब से उन्होंने एडवांस में पैसे जमा कराए। एट 31 मार्च 2017 16 मेंबर्स ओड, यानी कि उन्होंने हमें पे करने थे, उनकी तरफ से हम रिसीवेबल थे हमारे सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,200 ईच। तो 1,200 के 16 मेंबर्स थे जिनकी सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारी ईयर एंड पे रिसीवेबल है। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने हमें टी अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन दी है और उसने कहा है कि हाउ द बुक ट्रांजैक्शन वुड रिकॉर्ड इन द सब्सक्रिप्शन लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसका टी अकाउंट बना लेते हैं, देन यू विल नो कि यार इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी। अच्छा जी, टी अकाउंट जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं ओपनिंग रिसीवेबल्स, और वो ओपनिंग रिसीवेबल्स उसने कितने बताया जी, 48,000, 48,000 के रिसीवेबल्स हैं। और क्लोजिंग रिसीवेबल जो है वो हमें नहीं पता कितने, लेकिन उसने बताया है कि ये इस पैराग्राफ में बताया है कि 31 मार्च 2017 यानी कि ईयर एंड के ऊपर 16 मेंबर्स ओल्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,200 ईच। तो हम लोग क्लोजिंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 16 ज़रब 1,200, तो हमारे पास आ जाएगा जी 16 ज़रब 1,200 बोले तो 19,200। तो हमारा क्लोजिंग बना 19,200 का, कि हमारे पास 16 मेंबर्स थे जो 1,200 रुपए पर मेंबर के हिसाब से उन्होंने पे करना था, अभी तक रिसीवेबल है। इसी तरह से क्लोजिंग रिसीवेबल्स की बात करें, सॉरी, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, जो रिसीव्ड इन एडवांस की फिगर है वो उन्होंने ओपनिंग बताई हुई है कि 12,000 की सब्सक्रिप्शन एडवांस में आई हुई थी, तो हम 12,000 लिखेंगे। और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हम लोग इधर लिखेंगे। और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो आपका क्या है, उसने कहा है कि द क्लब रिसीव्ड 6,24,000 टोटल कैश जो रिसीव किया है। ठीक है जी, जो कैश रिसीव किया है तो कैश डेबिट और हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट received during the year was 624,000। ठीक है जी, ये हम इधर पुट कर देंगे। अच्छा, और क्लोजिंग रिसीव्ड एडवांस के बारे में उसने कहा है कि इस 6,24,000 में से 26 मेंबर ऐसे थे जो 1,200 रुपए के हिसाब से जिन्होंने एडवांस पैसे जमा कराए हुए थे। तो हम लोग कहेंगे कि 26 मेंबर्स ज़रब 1,200 कितना बना जी, 26 ज़रब 1,200 31,200। तो ये जो अकाउंट है ये जब हम टैली करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी इनकम कितनी हुई है। ठीक है जी, इनकम कितनी हुई है, तो 12,624,000 और 19,200 इधर बनेगा 655,200 655,200, और इसमें से माइनस करते हैं 48,000 ओपनिंग और माइनस करते हैं जनाब 31,200, तो ये बनेगा 576,000। तो जनाबे वाला अगर आप गौर से देखें तो इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखना है दैट विल बी 576,000। ठीक है जी, 5,76,000 की इनकम बनी। याद करें अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, उसके अंदर हम लोग रेंट का अकाउंट भी ऐसे ही बनाते होते थे कि अगर एक प्रॉपर्टी है, अगर एक बिजनेस है उसकी 5-7 प्रॉपर्टीज हैं जो उसने रेंट पे दी हुई है,
किसी का रेंट एडवांस में मिला हुआ है, किसी का रेंट अभी रिसीवेबल है, तो जितने रिसीवेबल्स होते हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, और जितने रिसीव्ड इन एडवांस होते हैं क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं और क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस लिख देते हैं। जितनी अमाउंट रिसीव होती है वो क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट क्रेडिट। और फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आती है इस क्वेश्चन इस अकाउंट के अंदर, वो जनाबे वाला होती है इसकी सब्सक्रिप्शन इनकम। तो बेसिकली जो हम लोग रेवेन्यू नहीं लिखते थे कि जनाब हम लोग नॉर्मल बिजनेस के अंदर रेवेन्यू लिखा, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, तो ये रेवेन्यू है एनपीओ का, लेकिन रेवेन्यू का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इसको सब्सक्रिप्शन इनकम कहेंगे। तो सब्सक्रिप्शन इनकम के अंदर आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ सकता है। इसी तरह से एक ऐसी एनपीओ भी आ सकती है जो आपको कहे कि भाई एनपीओ जो है ना, एक तो सब्सक्रिप्शन बनाती है, दूसरा उसके पास ना 15 प्रॉपर्टीज है, किसी प्रॉपर्टी को जो है ना वो रेंट भी दिया हुआ उन्होंने, उससे रेंट एडवांस में मिला हुआ है, किसी प्रॉपर्टी से उनको जो रेंट है वो अभी रिसीवेबल है, व्हाटएवर। तो आपने उसका भी इसी तरह से मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है। तो कोई भी इनकम और कोई भी जो एक्सपेंस है उसका सब्सक्रिप्शन, उसका ये जो है ये मेमोरेंडम अकाउंट बन सकता है। ठीक है जी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो कहता है जी ये बिजनेस जो है ये रेवेन्यू कमाता है सर्विस है, और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी अमाउंट भी रिसीवेबल है, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस है, और ये सर्विसेज आप लोगों ने रिसीव कर ली है, तो भाई उसका सर्विसेज रेवेन्यू निकालने के लिए आपको उसको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉर्मली ये क्योंकि एनपीओ पढ़ रहे हैं तो वो आपसे मेमोरेंडम अकाउंट सर्विसेज का बनवाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कैश फ्लो में पढ़ा था कि हम लोग जो है ना वो टी अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारी कैश फ्लो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस की पुट करते हैं और कैश फ्लो निकालते हैं। यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो हमें दिया होता है, हमने इनकम या एक्सपेंसेस निकालने। पढ़ते हैं पूरा सवाल ताकि जरा सेंस डेवलप हो जाए। एट 31 मार्च 2016 ए क्रिकेट क्लब हैज अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियाज अमाउंटिंग टू रुपीस 48,000। ठीक है जी, ये रिसीवेबल है 48,000 एंड हैड रिसीव्ड 12,000 सब्सक्रिप्शन एडवांस। आपका रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च 2017 द क्लब रिसीव्ड 6,24,000, ये आपका कैश इनफ्लो है, इंक्लूडिंग द 26 मेंबर्स फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2018, यानी कि अगले साल के लिए 26 लोगों ने अपने 1,200 रुपए जमा करा दिए हैं, और वो भी इस 6,24,000 में शामिल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6,24,000 में से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना, ये पूरा का पूरा हमारा कैश रिसीव हुआ है। लेकिन बहरहाल हमें क्लोजिंग की अमाउंट उसने यहाँ से बताई है कि क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारे पास 26 मेंबर्स की 1,200 रुपए के हिसाब से एडिशनल पेमेंट आ गई। एट 31 मार्च 17 16 members owed सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,200 ईच, यानी कि ये आपके क्लोजिंग रिसीवेबल्स है। उसमें बताया कि जी ये इन लोगों ने अभी आपकी पेमेंट करनी है। हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस, ये नई लाइन है, इसको जरा ज्यादा जोर से पढ़ेंगे। उसने कहा जी हाफ ऑफ द मेंबर्स, वो मेंबर्स जो पिछली दफा थे उनमें से हाफ हु वर इन एरियर्स, एरियर में थे, एरियर की तरह ये रहा, ये 48,000 का एरियर। उसने कहा कि ये जो 48,000 के साल के शुरू के रिसीवेबल्स थे स्टिल हैड नॉट पेड, उन्होंने आज तक पेमेंट ही नहीं की। बहुत गंदे बच्चे, अगर पेमेंट नहीं की और बस यहाँ पे रोक देता तो हमने इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी थी, क्योंकि हमने टी अकाउंट बनाया होता है, टी अकाउंट में ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट्स हो जाती। लेकिन उसने ये कहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ दीज अमाउंट्स। राइट ऑफ करने का क्या मतलब है, इनको बैड डेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे। अच्छा, बैड डेट का एंट्री क्या होती है बिजनेस के अंदर, हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम डेटर्स की जगह पे कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्योंकि डेटर्स को हम लोग कहते हैं मेंबर्स, ठीक है, जिनसे हम लोग पैसे लेते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन उनसे रिसीवेबल होती है। सिंपल सी बात है, यानी कि हम लोग उसी टी अकाउंट के अंदर वो वाली सारी एंट्रीज उसी तरह से करेंगे, लेकिन एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हम लोग कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये सब्सक्रिप्शन का मेमोरेंडम अकाउंट है, इसमें 2-3 अकाउंट्स इकट्ठे करके हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग रिसीवेबल 48,000 और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस RIA लिख रहा हूं मैं, रिसीव्ड इन एडवांस आपने समझना है इसको, और लिखना भी एग्जाम में रिसीव्ड इन एडवांस का वर्ड पूरा है, RIA नहीं लिखना आपने। ठीक है जी, रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है 12,000,
अच्छा जी, इसी तरह से उसने क्लोजिंग बताया है। क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग रिसीवेबल जो है वो डेबिट साइड पे आता है। क्लोजिंग के बारे में उसने ये कहा है कि 6,24,000 रिसीव किया था, उसमें से 26 लोगों ने 1200 के हिसाब से पेमेंट किया है। तो मुझे भूल गया, मैं दोबारा कर लेता हूँ। 26 × 1200 कितना बनता है जी? 31,200। तो ये है 31,200 जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 31 मार्च 2018 तक की पेमेंट कर दी है। तो रिसीव्ड इन एडवांस के अंदर आप लोग लिखेंगे 31,200। क्लोजिंग रिसीवेबल की बात करें तो उसने कहा है कि जी 16 मेंबर्स हैं जिन्होंने 1200 के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो 16 × 1200 के हिसाब से हम लिखते हैं 19,200, ये हमारा क्लोजिंग है रिसीवेबल। रिसीव्ड की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखते होते हैं 6,24,000। अभी तक ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इससे पहले वाली एग्जांपल की है, सिर्फ एक चेंज आया है, वो है बैड डेट्स का। ठीक है जी, तो हम लोग जो है वो कहेंगे बैड डेट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैड डेट्स का वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करना हमने, तो हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे और नाम हम रखेंगे हम लोग राइट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ, ठीक है जी, या सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है बैड डेट के तौर पर रिकॉर्ड कर देना। तो यहाँ पे मैं बैड डेट्स भी लिख सकता था, लेकिन वो लॉजिकली बात गलत होती क्योंकि इसके डेट्स नहीं है। तो हम सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, वो सब्सक्रिप्शन जो आपने राइट ऑफ की है। अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं हाफ, इस 48,000 का हाफ। अब मेंबर्स अगर उसने बताए होते तो फिर हम देख लेते, लेकिन हर मेंबर जो है वो 1200 के हिसाब से ही पे कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस 48,000 का हाफ जो है ये 24,000 में बनता है। तो बेसिकली हमारी सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ जो है वो 24,000 की है। तो सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ की आपने क्या एंट्री की होगी? आप लोगों ने एंट्री की होगी सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ अकाउंट डेबिट, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट 24,000 से, ये आपने अकाउंटिंग एंट्री की होगी। तो बैड डेट जब आप राइट ऑफ करते हैं, सब्सक्रिप्शन के केस में सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करते हैं, तो ये आप अपना एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे और ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो है ये उसमें अमाउंट इन्फॉर्मेशन चली गई। ठीक है, अब अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप ये दो फिगर्स लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ भी लिखेंगे, और दूसरी चीज ये है कि जब आप उसको नेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा जी? वो है जनाब आपका सब्सक्रिप्शन इनकम। तो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम बनेगी 12,000, 24,000, 6,24,000 और 19,200, ये बना जी 679,200। इधर भी और इधर भी, इसमें से हम माइनस करते हैं 48 और माइनस करेंगे 31.2, बोले तो ये बना 6 लाख पूरा। ठीक है जी, 48, 3122, 679.2 माइनस 48 माइनस 31.2, 6 लाख में। ठीक है जी, तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा, और जो एक्सपेंस है, ये जो आप सब्सक्रिप्शन और राइट ऑफ अकाउंट है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा एक्सपेंसेस के तौर पर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया ये। तो ये था जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा यही चीजें होती है, सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आइडेंटिफाई करना, क्लोजिंग आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेशावर बिजनेस क्लब। अच्छा, पेशावर बिजनेस क्लब की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और जो है ना वो दी हुई है, उसमें उसने कहा है कि उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नजर आ रही है आपको, और ये डेफिनेटली हमने से पहले भी बात की है कि एनपीओ के अंदर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स वगैरह को, फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करते, जो कि गलत बात है, इनको करना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसके अंदर फॉर्मेट्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया होगा, तो हमने उस केस में फिर उनको ये भी बताना है कि भाई आपने फॉर्मेट ठीक अप्लाई करना है। क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेशावर बिजनेस क्लब एज एट 31 दिसंबर 2017। ईयर एंड हमारे पास आ गया है 31 दिसंबर 2017। ठीक है जी, ईयर एंड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। हम लोगों ने जो है वो ईयर एंड नोट कर लिया जी। उसने क्या किया, कॉस्ट बताई, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, गेम इक्विपमेंट और मोटर वैन, ये चीज है इनके पास। पेशावर स्पोर्ट्स क्लब है, बिजनेस क्लब है, तो ये कुछ जो है ना ये गेम शेम करते होंगे,
लोगों को गेम्स खिलाते होंगे, तो इसलिए इनका गेम्स इक्विपमेंट का काम है, फर्नीचर एंड फिटिंग मोटर वैन। स्टोरी समझने की जरूरत होती है हमेशा क्वेश्चन की, क्वेश्चन के अंदर क्या बात डिस्कस की जा रही है, कौन सा बिजनेस है, बिजनेस की क्या एक्टिविटीज है, वहां से अक्सर बात आपको चीजों की नेचर का अंदाजा होता है। तो ये उसने बताया कि इनकी कॉस्ट है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कैरिंग अमाउंट जिसको नेट बुक वैल्यू कहते हैं, ये सबकी कैलकुलेट की हुई है, जमा की हुई है। तो उसने बताया जी टोटल जो है ना वो हमारे पास कैरिंग अमाउंट 62,800 आ रही है। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है 9,200, तो टोटल 72,000 आपकी बैलेंस शीट की डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड पे क्यूमुलेटेड फंड है, ये जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स होता है ना, इसको हम लोग एनपीओ के अंदर क्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स है वो 72,000 की है। तो अब आपका डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो टैली हो जाती है। अच्छा, उसने कहा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, कुछ ट्रांजेक्शंस हुई हैं साल के दौरान में। कौन सा साल है? 2018 वाला। पहली चीज क्या हुई है? रिसीट्स हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 10,000 एम्प्लॉइज से, 10,000 मेंबर से 1600 के हिसाब से, तो 16 मिलियन की पेमेंट्स हुई है। क्योंकि ऊपर 3 जीरो लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये राउंडेड अमाउंट है। डोनेशन मिली है 1600 की, और सेल्स ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर, इन्होंने कोई एनुअल डिनर कराया तो उससे उसकी टिकट्स बेची होंगी तो उसकी सेल्स हुई है। अब ये एनुअल डिनर की जो टिकट्स है ये सेल करेंगे, इसका जो एक्सपेंस होगा वो इधर नहीं आ रहा, कहीं पे नीचे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही वाला जैसे हम कहते हैं कि मस्जिद में मौलवी साहब है, उन्होंने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, तो उन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड की हुई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ 4,000 का, बेसिकली ये 4 मिलियन है, क्योंकि 3 जीरो ऊपर है तो हम इसको राउंड करके 4,000 बोल रहे हैं। एक्सपेंसेस फॉर द एनुअल डिनर, ये रहे जी एनुअल डिनर। 6,200 के आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपने इसके साथ जो है ना वो चेक कर लेने हैं। न्यू गेम्स इक्विपमेंट 3,200। अच्छा, ये न्यू गेम्स आई है जी, ये याद रखिएगा कि जो न्यू गेम्स है, ये भी हमने ऊपर भी बात की थी कि न्यू गेम्स है ये इनका एसेट है। तो ऐसा हो सकता है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट के अंदर आपने जो एसेट परचेज किया है वो भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में तो सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स आनी है, तो अगर एक एसेट आया होगा तो वो भी लिख दिया जाएगा। ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि हमें उसको एसेट में रिकॉर्ड करना है। और अगेन हम लोगों ने बात की थी कि जब भी एसेट आएगा उसके साथ क्या आएगा? उसकी डेप्रिसिएशन। क्लीनर्स की वेजेस है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स है, मोटर वैन की रिपेयर्स है, ये सारे रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है। फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया उसने कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 9,000 का 900,000 का वाज ओड का मतलब ये है कि ये भी आपकी लाइबिलिटी है, ये आपने पे करना है, और एट द सेम टाइम ये आपके एक्सपेंसेस में भी जाएगा। आपको पता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो दी गई होती है, उस इन्फॉर्मेशन को नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से लिखा होता है कि वो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट में उसकी एंट्री नहीं हुई होती। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पूरी एंट्री करनी है, यानी कि इसके 2 इम्पैक्ट्स लेने हैं। हमने पढ़ा हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन के कॉलम के अंदर दी गई हो तो उसकी 2 एंट्रीज करनी होती है, यानी कि आप उसको एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करेंगे और लाइबिलिटीज में भी रिकॉर्ड करेंगे। और डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एट 10%। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, मेरा तो ख्याल है करनी है। क्यों? क्योंकि उसने हमें जो एसेट की कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है वो किस डेट की दी है? 31 दिसंबर 2017 की। ठीक है जी, तो फर्नीचर एंड फिटिंग के अंदर गेम में कुछ प्लस है, पहले तो ये चीज है, फिर इसके बाद इनकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अच्छा, प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बहुत सिंपल है, आप सारी रिसीट्स लिखें, सारी पेमेंट्स लिखें, और उसके बाद आपका जो है ना वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा देखिए, करंट कैश एंड कैश बैलेंस जो है वो 9,200 है, 9,200 है, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद सारी की सारी रिसीट्स और सारी की सारी पेमेंट्स लिख देंगे, क्योंकि सारी रिसीट्स कैश में हुई हैं और सारी पेमेंट्स कैश में हुई हैं। तो यही वाला सारा कुछ जब आप लिखेंगे तो आपके पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया, 9,200, 16,000 की सब्सक्रिप्शन, 1600 की डोनेशन और 10,800 की आपकी जो है वो सेल्स ऑफ टिकट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4,000, 6,200 एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, न्यू गेम इक्विपमेंट। देखें, जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना है तो उसमें सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स आनी है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है, यानी कि उससे आपने एसेट परचेज किया है, चाहे वो एक्सपेंडिचर नेचर की है। क्लीनर्स की वेजेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, मोटर वैन, बैलेंस कैरिड डाउन 17,940 जो है ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो मजे की बात ये है कि जब आपने बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट के अंदर ये 17,940 का क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका नाउ इट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट के अंदर आएगा। इसी तरह से दूसरा उसने कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के सारे एक्सपेंसेस होते हैं,
ठीक है। इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसा कि डेप्रिसिएशन है, और उसके अलावा क्या चीज होती है, उसके अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज वगैरह है वो होती है, मतलब ये अक्रूवल्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन सारों के अंदर हर चीज तकरीबन सेम है सिवाय कुछ चीजों के। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए आप, क्योंकि ये जो बैलेंस है 9200, ये तो रेलिवेंट नहीं है ना, ये कैश का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन 16000 की रिसीव हुई, सब्सक्रिप्शन 16000 की हमने दोनों अकाउंट्स में लिखी है। डोनेशन 1600 की हुई, 1600 की डोनेशन लिखी। 10,800 के सेल्स ऑफ टिकट हुए, 10,800 की सेल्स ऑफ टिकट हुई, ये भी हमने लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस थे 4000 के, लिख लिए, किधर गए, ये रहे। एक्सपेंसेस फॉर एनुअल डिनर 6200, लिख लिया। न्यू गेम्स इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपने नई गेम परचेज की है और ये आपका एसेट है। क्लीनर्स वेजेस 2080, ये लिखा। 1660 क्या था, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स था। मोटर वैन रिपेयर्स 2520 की लिख ली। अच्छा जी, उसके बाद वो खत्म हो गया अकाउंट। फिर उसके बाद जनाब इधर आते हैं। अब हमने एक अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स लिखनी थी, अक्रूवल्स लिखनी थी। 9000 की जो है ना, ये हमारी अक्रूवल्स है। तो इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अक्रूड है, इसकी जो एंट्री होगी ये डबल एंट्री होगी। इसकी क्या एंट्री होगी, हम लोग लिखेंगे जनाब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही करते हैं ना आप, ये नॉर्मल बिजनेस वाली एंट्री होगी। कितने से, 900,000 से और 900,000 से। अब इस एंट्री के अंदर ये वाला जो इम्पैक्ट है ये आपका एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और ये वाला जो इम्पैक्ट है ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। तो 900,000 की एंट्री जो थी उसने ये की हुई है, 9 लाख इसमें ऐड करके, जो ओरिजिनल एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसमें ऐड करके उसने 4,900 लिखा हुआ। इसी तरह से एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने। डेप्रिसिएशन के बारे में उसने बताया है जी, डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड एट 10% कॉस्ट ऑफ एसेट। इसने ये नहीं बताया कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर कैलकुलेशन है, और उसने बताया हुआ, देखा कहता है ना 10% एट द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो फिर हम कहते हैं कि जनाब ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन उसने कहा 10% एट कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर आपने हर एसेट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब इसमें न्यू गेम जो 3200 की परचेज हुई है, हमें नहीं पता कि ये किस डेट पे परचेज हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर उसे नहीं दिया। तो जब नहीं पता तो फिर हम लोग जो है वो उसको सिंपल कहेंगे कि साल, पूरा साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो जनाब फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी कॉस्ट का 10% होगी, इधर ही बना लेते हैं 4000। गेम इक्विपमेंट के ऊपर 20,000 है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी 2000 की। मोटर व्हीकल 30,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी 3000 की। और टोटल जो एडिशन है, एडिशन भी तो है गेम में, एडिशन कितनी है, 3200 की एडिशन है, तो इसका 10% बनेगा 320। तो हमारे पास 3 और 2 5 4 9, 9320 की डेप्रिसिएशन बन जाएगी। ठीक है जी, इसकी आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 9320 से। ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपकी किधर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, 9320 में ये ऐड हो जाएगी जब हम लोग अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जनाब वाला यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है, वर्किंग है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो है वो 9320 आ गई। ठीक है, इनको जमा करेंगे 28,400 आएगा, इनको जमा करेंगे 26,620, 80 आएगा, और टोटल आपका नेट सरप्लस जो है वो 1720 का। जरा याद करें कि अगर हमारे पास प्रॉफिट आता था तो वो किधर जाता था, वो जाता था रिटेन्ड अर्निंग्स पे। तो रिटेन अर्निंग्स तो यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, फंड बैलेंस होता है, ये जनरल फंड बैलेंस होता है। तो ये 1720 रुपए आपके जनरल फंड बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, यानी कि बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। उसमें आपके एसेट्स आएंगे, एसेट जो है वो आपके थे पहले 90,000 के, उसमें 3,200 ऐड किया तो 93,200 के आपके एसेट्स बन गए। ठीक है जी, अब आप बैलेंस शीट बनाने लगे तो बेसिकली ये वाली चीज है, ये वाली जगह, ये सारी की सारी आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, जरा दायरे जो है वो आउट हो जाते हैं। चले, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपकी बैलेंस शीट है। अच्छा, तो अब आप अगर बनाना शुरू करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स के अंदर जो है वो कॉस्ट 9320, क्योंकि 9000 के पहले थे, 320 के बाद में आए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
27,200 की पहले थी ओपनिंग थी, 9,320 की डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुई है। 93,200 इधर आ गया 9,320, तो 9320 प्लस 27,200, तो ये आपके पास बनते हैं 36,520। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनेंगे 93,200 माइनस 56,680, 56,680। ये आपके एसेट्स आ गए। कैश एंड बैंक, ये कहाँ से मिलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपने कैश बैलेंस बनाया था 17,940 का, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 17,940। और आपके कोई एसेट्स नहीं है तो आप इसमें जमा करेंगे 17,940। आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल बनेगा एसेट साइड का, वो बनेगा 74,620। इसी तरह से लाइबिलिटीज की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर जो है ना, वो फंड बैलेंस है। सबसे पहले फंड बैलेंस का जो ओपनिंग था वो था 72,000। इसमें आपने ऐड क्या करना है? सरप्लस फॉर द ईयर। इस साल का सरप्लस जो है वो आपने कितना निकाला था? 1720, 1720। कहां से निकला था भैया? वो निकला था आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट का एंड पे हमारा सरप्लस आया था, नेट सरप्लस। ठीक है जी, तो जब ये नेट सरप्लस आपका आया था तो आपने ये लिखा था 72,000 प्लस 1720, 7320, 7320। इसी तरह से लाइबिलिटीज के अंदर कुछ था, साल के ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, लेकिन क्लोजिंग के अंदर एक करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेएबल था। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल कितना था? वो हमने अकाउंटिंग एंट्री की थी, तो हमने कहा था कि जो अकाउंटिंग एंट्री है अक्रूड एक्सपेंसेस की, वो 900 की है जी, 900,000 अक्रूड एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज में, ये नीचे एंट्री आ रही। तो हम लोग 900 ये ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा बनेगा जी 7320, 7320 प्लस 900। ठीक है जी, 1720 कहाँ पे गलती की? चले इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नीचे मैंने बनाया हुआ है। तो हमारा 56,680 के एसेट्स में इतने बने, 74,620, 74,620, 732, अच्छा 73,200, ये आखिरी वाली जो है ये टोटल सही नहीं किया मैंने। ये बना 7320 प्लस 200, ये जमा नहीं किया ठीक से। 73,000, तो 73,000 प्लस 1720, 73,720, 73,720 प्लस 900, 74,620। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारा ये जो टोटल है ये टैली हुआ। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बन गई, इनकम एंड एक्सपेंसेस और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चार रिक्वायरमेंट्स थी, चार स्टेटमेंट्स हमने बनाई है। तो ये था जी बड़ा इजी सा क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एनपीओ का जो सवाल है दैट इज जस्ट लाइक ए फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होगा। एनपीओ का क्वेश्चन जो है ये सिर्फ एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की तरह ही होता है। इसमें फंड बैलेंस में कुछ एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ती है, लेकिन एवरीथिंग एल्स इज सेम। आपको जब वो ट्रायल बैलेंस देगा और आपको कहेगा बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, तो आपने जस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी। क्वेश्चन के अंदर अगर वो कभी आपको मुश्किल तरीन सवाल भी बनाएगा तो उसमें ये बेसिक चीजें जरूर होंगी, और ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जिससे इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। देखिए, ये बड़ा जरूरी है कि आप क्वेश्चन के अंदर से वो वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो एनपीओ के क्वेश्चन के अंदर ये चीजें इजी होती हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने एनपीओ सीख लिया है तो वो गलत नहीं होगा, हमें सारा एनपीओ आ गया है सिवाय एनपीओ की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कहते हैं। उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं, उसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जो कि फंड अकाउंटिंग जिनको कहते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें कि व्हाट इज इजी, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टॉपिक। अब अगर एग्जामिनर इसमें टॉपिक दे दे, आपको यही कहे और कहे जी कि जी
चलें ये टी अकाउंट बनाया, इसमें से ये 5 फिगर मिसिंग है, बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो बेसिकली आपकी अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज का इम्तिहान ले रहा है, वो एनपीओ के सवाल को पूछ नहीं रहा, क्योंकि एनपीओ के सवाल के अंदर क्या है, जस्ट लाइक प्रॉफिट इसका सरप्लस निकलता है, वो इक्विटी में जाने की बजाय वो नेट एसेट्स में चला जाता है, ठीक है, या फंड बैलेंस में चला जाता है, ठीक है जी। नेट एसेट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, फंड बैलेंस का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो सारी चीजें करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, लेकिन शुरू में ये चीज आइडेंटिफाई करना इजी है। शुरू में ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनपीओ, ठीक है जी। तो एनपीओ का ये वाला सवाल तो बहुत इजी लग रहा है, उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस एनपीओ के ऊपर इस वक्त तक तो बड़ा जबरदस्त होगा। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने बात की फंड इज जस्ट लाइक कैपिटल, हमने बात की थी, मैंने ये कहा था कि जनाब इक्विटी की जगह पे एनपीओ के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो फंड का वर्ड होता है, ठीक है। ये मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल हो या इक्विटी हो, उसकी जगह पे एनपीओ के जो है ना वो फंड बैलेंस या नेट एसेट का वर्ड इस्तेमाल होता है, और मैंने स्पेशली यहाँ पे इक्वल टू का वर्ड लगाया है। हालांकि ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वली होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि बस बिल्कुल सेम है, और मैंने आपको कुत्ते और टॉमी की एग्जाम्पल भी दी कि बस ये नाम का फर्क है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जी, वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अगर हम बात करें तो एक चीज है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ हमने पढ़ लिया है। ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। हम सारी इनकम लिखते हैं, डोनेशंस लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, टूर्नामेंट इनकम वगैरह लिख दी, और टूर्नामेंट के प्राइसेस अगर कुछ होंगे, फर्स्ट करें कि आपने टूर्नामेंट कराया और उसमें कुछ प्राइसेस वगैरह आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह में भी माइनस कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आपने लिख दिए, आपके पास सरप्लस और डेफिसिट आया, ये सरप्लस और डेफिसिट जो है ये आपने ऐड कर दिया अक्यूमुलेटेड फंड के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती है सरप्लस के अंदर, ठीक है। एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन वगैरह, इन्वेस्टमेंट, शॉप इन्वेंट्री, प्रिपेयरमेंट, कैश वगैरह हर चीज लिखी जाती है। इक्विटी के अंदर बस थोड़े से वर्ड चेंज होते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, सरप्लस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको याद होगा जो छोटी क्लास में आप पढ़ा करते थे कैपिटल, उसके अंदर आप ऐड करते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर और उसके अंदर से माइनस करते थे ड्राइव्स। तो ये उतना इजी और इतना बेसिक है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अक्रूवल्स और टोटल अक्रूवल्स एंड लायबिलिटीज, ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। अब अगर आप याद करें तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पहले एक बेसिक सी चीज करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या है किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक की, देन आफ्टरवर्ड हम उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस डालते हैं। वो स्पेसिफिकेशंस जो होती है वो बेसिकली आपके मेन टॉपिक में एड ऑन्स होते हैं, एडिशंस होते हैं, वो छोटे छोटे पैबंद होते हैं जो हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी तो हमने कहा भाई कैश फ्लो जो होती है ना उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, फिर हम हर एक्टिविटी के अंदर गए और जाके हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। सही है, जैसा हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था तो हमने एक बेसिक सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समझ ली थी कि यार इसमें क्या क्या चीजें होती है, और फिर हमने एडिशनल आइटम्स देखे और कहा कि इसमें क्या क्या फर्क आएगा। इसी तरह से सेम गोज है, हम कुछ एडिशनल बातें करेंगे जो एनपीओ से रिलेट कर रही है। एनपीओ के अंदर पहली चीज तो ये थी, हम लोगों ने कहा था कि एनपीओ का जो रेवेन्यू होता है ना वो होता है जनाब मेंबरशिप फीस से, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फिर इससे कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मिलते हैं, ठीक है जी। एनपीओ में किसी बंदे ने डोनेशन दे दिए, फोन किया, कहा बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट दे दे, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आप कहीं पे खड़े थे और आपने डोनेशन रिसीव कर ली, डोनेशन जो है वो आपका कैश आ गया, ठीक है जी। यानी कि ये बेसिकली आपकी इनकम्स होती है, छोटा छोटा कैश आपको आ रहा होता है। तो हम अगर आपको कुछ डोनेशन मिलती है तो हम इसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और डोनेशन इनकम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये आपकी इनकम होती है जो आपने इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखनी होती है। इसी तरह से किसी ने आपको कोई कंट्रीब्यूशन कर दी और कोई इस तरह की चीजें हो गई तो ये सारी आपकी जो है वो डोनेशन के अंदर इनकम्स के अंदर आती है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर हमें पता चला कि कुछ लोग जो होते हैं ना उनके ऊपर अल्लाह ने बहुत ही करम किया होता है और उनको बहुत सारी चीजें उनके पास होती हैं, और उसमें से जब कोई डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देते हैं तो बहुत बड़ा डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आ जाता है उनसे, ठीक है। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो बहुत मिलियंस ऑफ रुपीज जो है ना वो डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और वो इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि उन पैसों की मदद से, ये नहीं है, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोगों ने तो जो है वो डोनेशन में 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया देना होता है, हम लोग तो इतने पैसे नहीं दे सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने जो है ना जो पैसे कमाए होते हैं उसमें से अगर वो थोड़े से दे भी देते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिल गेट्स जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जितना डोनेशन करता है, अगर उतना डोनेशन वो सिर्फ पाकिस्तान को करते हैं तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो खैर बात यह है कि ये जो कंट्रीब्यूशन और डोनेशन वगैरह होते हैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लोग देते हैं और फिर उसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर दी जाती है।
तो जब आपको कहीं से कंट्रीब्यूशन मिलता है, ये कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ये वन टाइम पेमेंट होती है। ये किसी तरह से आपको जो अमाउंट्स मिलती हैं आपके जो वेल विशर्स होते हैं उनकी तरफ से, तो वो आपको एक ही दफा बड़ी अमाउंट की पेमेंट कर देते हैं और कहते हैं भैया अब तुमने जो है ना वो इसके ऊपर काम करना है, ये काम चलाना है, मेरे पास रोज रोज नहीं आना। तो कंट्रीब्यूशन मिल जाती है। इस तरह की चीजों को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, वो आपको ये नहीं कहते कि भाई हमें कुछ सर्विसेज दे दे। नॉर्मली जो सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट कुछ सर्विसेज मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने बात की सोसाइटी की सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें लोग सोसाइटी का बेनिफिट हासिल करते हैं। किसी क्लब की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें वो लोग जाके क्लब में बेनिफिट हासिल करते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स, जिसमें कि जो बंदा पे कर रहा होता है शायद उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो वो जब पैसे दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाता है। तो कंट्रीब्यूशन जो है ये सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी एनपीओ का। सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है कंट्रीब्यूशन, और वो जो कंट्रीब्यूशन है इसके साथ कंडीशंस अटैच होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन के साथ कोई कंडीशन अटैच ना हो, लेकिन मोस्टली कंट्रीब्यूशन के साथ कुछ कंडीशंस अटैच होती है। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस जो कि उसके ऊपर अटैच की जाती है। ये 3 टाइप्स इसलिए पढ़ेंगे, इन तीनों टाइप्स की अकाउंटिंग एंट्रीज में फर्क होगा। पहला कंट्रीब्यूशन है जी, ये मैं राइट साइड से शुरू करूंगा, ओपन यूज। नाम से जाहिर है कि इसका ओपन यूज है, आप जो मर्जी जिधर मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एनपीओ है जो कि माजूर बच्चों के लिए काम करती है। उसको एक अमीर आदमी जो है उसने कोई एनपीओ को उसने कोई डोनेशन दे दिया, उसने मिलियंस ऑफ रुपीस का डोनेशन दे दिया, उसने कहा जाओ जो मर्जी करो। अब वो जो एनपीओ है वो उससे लोगों माजूर बच्चों के लिए काम भी कर रही है, उनके लिए स्कूल खोल रही है, उनके लिए दस्तकारी स्कूल खोल रही है, उन लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखा रहे हैं, उन लोगों को व्हील चेयर्स दे रहे हैं, उन लोगों की मूवमेंट के लिए आसानी कर रहे हैं, उनकी मेडिकेशन कर रहे हैं, उनको प्रोस्थेटिक या वो जो होते हैं एडिशनल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं या किसी और मटेरियल के बने होते हैं वो लगवा के दे रहे हैं। तो वट एवर दे आर डूइंग इज दैट इज एन ओपन यूज। तो जो ओपन यूज होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द कंट्रीब्यूशन दैट इज नीदर ए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन नॉर एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये तो हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, फिर होता है जी रिस्ट्रिक्टेड यूज। रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए वो ये होता है कि जब कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिलता है तो उसके ऊपर जो बंदा डोनेशन दे रहा है वो कहता है कि यार इसको तुमने ना सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल कर। जैसे इसी माजूर बच्चों की एनजीओ के लिए अगर एक बंदा इनको पैसे दे दे कि भाई तुम माजूर बच्चों का हॉस्पिटल बनाओगे, ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपके ऊपर लगा दी गई। अगर आप वो आपके लिए काम करना जरूरी है, ठीक है, और काम नहीं करेंगे तो वो बंदा आके नाराज होगा कि भाई तुम लोगों ने मेरे साथ मेरे ट्रस्ट को जो है ना वो खराब कर दिया, मैंने आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया था, आप लोगों ने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए आपको पैसे दिए थे। तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर दे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऐसा जिसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई उसकी फिर ट्रीटमेंट अलग करनी है आपने और उसको प्रेजेंट भी आपने अलग तरीके से करना है, ठीक है। जो मेजर मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज है वो सेम होंगी लेकिन उसको प्रेजेंट करना है। तो कंट्रीब्यूशन आर द रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस that are subject to externally imposed stipulations। मुश्किल लफ्ज लिखकर उसने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मुश्किल बनाया जाए, लेकिन ये मुश्किल बात नहीं है। externally imposed stipulations, stipulations का मतलब होता है conditions that specify the purpose for which the contributed asset is to be used। तो ये आपकी restricted contribution होगी, ठीक है। फिर कुछ होती है ऐसी contributions जिसके ऊपर कहा जाए कि भाई इसको इस्तेमाल नहीं करना, no use, या इसको यूटिलाइज नहीं करना आपने। ये क्या बात हुई, तो फिर दिया क्यों? इस तरह के कंट्रीब्यूशंस को जो कि आपको मिल जाते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई आपने इसको खर्च नहीं करना, कोई इसको यूटिलाइज नहीं करना, आपने इसको जो है वो कंज्यूम नहीं करना, खत्म नहीं करना, आपने इसको रन करना है, चलाना है, और फिर इससे जो प्रॉफिट आएगा वो बेनिफिट आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा मरते मरते अपनी फैक्ट्री जो है वो किसी सोसाइटी को दे गया, किसी एनजीओ को एनपीओ को देगा कि यार ये मेरी फैक्ट्री है। तो एनजीओ वाले क्या करेंगे, अगले दिन जाकर फैक्ट्री बेच देंगे, पैसे लेंगे। उन्होंने कहा यार हमें तो फैक्ट्री चलानी नहीं आती, हम लोग तो ये काम करेंगे कि भाई फैक्ट्री बेचेंगे, हमें बेचना आता है, हम मार्केट में स्टॉक लगाएंगे बेच देंगे।
ठीक है, बल्कि OLX वाले तो जोर रोज आवाज लगाते हैं कि बेच दो, तो आप बेच देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जब आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी, आपको कोई फैक्ट्री मिल गई, कोई पैसे मिल गए, कोई एसेट मिल गया, और उसके साथ ये रूल है कि इसको बेचना नहीं है, बल्कि इसको इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करके, उसको यूटिलाइज करके उससे प्रॉफिट बेनिफिट कमाना है, और वो बेनिफिट जो है वो आपने इस्तेमाल करना है किसी काम के लिए। तो इस तरह के कंट्रीब्यूशंस को, इस तरह के डोनेशंस को हम इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें जो ओरिजिनल अमाउंट है या जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसको आपने जाया नहीं करना, उसको यूटिलाइज नहीं करना, बल्कि उससे हासिल होने वाली इनकम को यूटिलाइज करना है। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन subject to the externally imposed stipulation specifies that the resources contributed to be maintained permanently, ये permanently maintain किए जाएंगे। although the constituent assets may change for time to time, यानी कि उसके अंदर क्या चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी उसकी बरकरार रहेगी। ऐसा हो सकता है जैसे यूएस एड, आपको याद होगा कि एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों पे हेल्प के लिए एड मिलती थी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पैफ, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। ये एक ऐसा इदारा है जो कि पसमानदा इलाकों में बच्चों की फीस जो है वो पे करता है। अगर आप पैफ के बारे में समझते हैं, क्योंकि मैंने इसकी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखी है, तो मुझे अंदाजा है कि भाई ये लोग जो है इनको काफी सारा कोई 100 मिलियन रुपीस का, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा का लोन, एक डोनेशन मिला था यूएस एड की तरफ से, जो कि इन्होंने बैंक अकाउंट्स में रखना था। और बैंक अकाउंट से उससे आपको जो प्रॉफिट मिलना था, वो प्रॉफिट जो है वो यूज होना था बच्चों के लिए। तो वो इतना बड़ा डोनेशन मिला कि जब उसके ऊपर प्रॉफिट आया तो वो इतना ज्यादा था कि वो बच्चों के लिए बहुत सारे, बल्कि पूरा का पूरा मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर बहुत सारे सैकड़ों हजारों कॉलेजेस थे जिसमें लाखों ही बच्चे शायद पढ़ रहे थे, जिनकी फीस जो थी वो कॉलेज पे वो पैफ पे करता था। तो ये होता है जी एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। जब ये कंट्रीब्यूशंस आपको आएंगे, आपने इनको रिकॉर्ड करना है। इनकी जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, ये तो किसी कंडीशन की के साथ नहीं होता रहा। जब आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और आप जो है ना वो कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कंट्रीब्यूशन मिला 100 रुपए का, 100 रुपए का इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये वो कंट्रीब्यूशन होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एडी फाउंडेशन को 100 रुपए दें और फिर जाकर उनके सर पे बैठ जाए कि ये जब तक जो है ना किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं करोगे, उस वक्त तक जो है ना वो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। ये 100 रुपए दे रहा हूँ, किसी गरीब बच्ची की शादी कर लेना। तो उसने यही करना। बल्कि इससे मुझे वो बात याद आ गई कि एक आदमी ने फकीर को 50 रुपए दिए और उसे कहा कि यार इसका नशा ना करना। तो वो कहता है और मैं इस 50 रुपए से उम्रा कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जब आप थोड़े पैसे देते हैं, तो फिर आप अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये जो है आपने कैश और कंट्रीब्यूशन इनकम, तो कंट्रीब्यूटेड इनकम जो है, ये जब आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख रहे होंगे, उसमें जब आप इनकम्स लिखेंगे, तो इनकम्स के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखते होते हैं, सब्सक्रिप्शंस लिखते होते हैं, जो आपकी सब्सक्रिप्शंस आई है। फिर आप इसमें जो है ना वो आप डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं, तो ये आपकी इनकम है जो कि रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो सिंपल है, ये जैसा जैसा आपको डोनेशन मिला है आपने इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के बारे में याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जब आपको मिलता है, तो ये भी तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो जब वो रिस्ट्रिक्शंस पूरी करेंगे आप, जब वो काम खर्चा पूरा करेंगे, तो फिर आपने उसको एज एन कंट्रीब्यूशन इनकम रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज ये दोनों चीजें जो भी कंडीशन होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन की कंडीशन भी, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन भी और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, ये दोनों आपकी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, जब तक कि आप इनकी कंडीशंस को मीट नहीं करते। और जब आप इनकी कंडीशंस को मीट करेंगे, आप इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल है, लॉजिकल बात है। जब कंडीशन मीट करेंगे तो इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, जब कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो हम इसको अपनी लायबिलिटीज में रखेंगे। तो ये डेफर्ड कंट्रीब्यूशन होगी हमारी, जब तक हम इसकी कंडीशन मीट नहीं करते। क्या ये बात समझ आती है कि हम इसको अपनी लायबिलिटीज के अंदर रखेंगे जब तक हम इसकी कंडीशंस मीट नहीं करेंगे? सिर्फ इतनी बात समझ लें। बाकी इसके ऊपर जो है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम फंड बैलेंस के साथ, फंड अकाउंटिंग के साथ समझेंगे। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि जब तक इसकी कंडीशंस मीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हमारी लायबिलिटी ही रहेगी, ये हमारी इनकम नहीं बनेगी। जैसे जैसे आप लोग कोई चीज सेल करते हैं,
ठीक है, ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप कोई चीज सेल करते हैं तो आप कस्टमर से पैसे अगर एडवांस ले लें, आपका कस्टमर कहता है कि यार ये चीज मुझे दे दो, मैंने कहा जी कि वो 15 दिन बाद आएगी, मार्केट से इम्पोर्ट की हुई है, तो वो कहता है पैसे अभी ले लो, आप उससे पैसे अभी ले लेते हैं, तो क्या ये आपकी सेल्स है? ये तो आपकी सेल्स नहीं है। सेल्स तो तब होगी जब आप इनवॉइस इशू करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, आप उसको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आप पैसे ले लिए, आपने पहले पैसे ले लिए और उसका काम अभी नहीं किया, तो वो आपकी सेल्स नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, इसी तरह ये भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, क्योंकि आपने उसकी कंडीशंस मीट नहीं की है। तो जब तक आप उसकी कंडीशंस मीट नहीं करेंगे, इसको आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना। ये बात हम कर रहे हैं किसकी? ऐसी कंट्रीब्यूशंस जिनमें कोई स्टिपुलेशन है, कोई कंडीशन है। डेफर्ड इनकम, यस, डेफर्ड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे हम। डेफर्ड इनकम लायबिलिटी है। तो इनकम के लिए हम जो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं वो होता है कंट्रीब्यूशन इनकम। एक बच्चे ने कहा कि क्या इसको डेफर्ड इनकम कहेंगे? जी बिल्कुल, ये डेफर्ड इनकम है। और ये जो डेफर्ड इनकम है, इसको डेफर्ड कंट्रीब्यूशन इनकम कहते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? डोनेशन को कहते हैं। ये सारी स्लाइड में रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज समझ आ गई तो फिर आपकी सारी चीजें इजी हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन जो होता है, ये एक डोनेशन को कहते हैं जो आपको मिला है। इस कंट्रीब्यूशन में इसकी कंडीशंस की बेसिस के ऊपर 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी, कोई कंडीशन नहीं, जो विदाउट कंडीशन आपको कंट्रीब्यूशन मिले उसको इनकम के तौर पे फौरी रिकॉर्ड कर लें, ये आपकी इनकम बन गई। दूसरी कैटेगरी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, कुछ भी हो सकती है भाई, इन सालों में इस्तेमाल करें, इस एसेट के ऊपर इस्तेमाल करें, इस काम के लिए इस्तेमाल करें, ये पैसे इसलिए हैं, ये काम कर लो, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आप अपने पास इनकम में तब रिकॉर्ड करेंगे जब आप उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि ये पैसे ले लें और आपने इससे ना हॉस्पिटल बनाना है, तो आप उसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिस वक्त तक आप हॉस्पिटल नहीं बना लेंगे। फर्ज करें कि आपने हॉस्पिटल 3 साल के बाद बनाया, तो ये जो पैसे हैं ये आपकी लायबिलिटी में पड़े रहेंगे। जिस साल आपकी लायबिलिटी ये पूरी होगी, जिस साल कंडीशन पूरी होगी, उस साल ये लायबिलिटी से इनकम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात कर ली। दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। कंट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल देखते हैं। Contribution, consider the following situations: a healthcare NPO received 10 million from a wealthy individual subject to the condition। देखिए कंडीशन लग गई, जैसी कंडीशन का वर्ड आया आप कहें कि ये एक restricted contribution। This amount shall only be used for the acquisition of land। ये सिर्फ लैंड के लिए इस्तेमाल होगी। तो इन स्पेसिफिक विलेज, ओए इतनी जबरदस्त कंडीशंस, तो ये होता है जी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। A healthcare NPO received 25 million contribution from a wealthy individual in the year 20X2। The sole purpose of amount is to support the NPOs general operations। जो जनरल ऑपरेशन के लिए पैसे मिलते हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि उसमें कोई टेंशन नहीं है। इन द ईयर 20X4 and 5, ये कंडीशन लगा दी कि 2004 और 5 में करने, आगे नहीं लेके जाना। तो ये पर्पस तो जनरल है लेकिन टाइम पीरियड स्पेसिफिक है। तो इसकी कंडीशन क्या है? पॉइंट बी के अंदर कंडीशन है टाइम पीरियड की, तो ये भी आपकी एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड। अच्छा जी, ये प्लॉट ऑफ लैंड का मतलब ये ऐसे थोड़ी है कि वो आपको पैसे ही देगा, आपको कुछ चीजें काइंड में भी दी जा सकती हैं, यानी कि कुछ अमाउंट देने की बजाय वो आपको कुछ चीज दे देता है। मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड शैल ओनली, कंडीशन आ गई, ले जी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। Condition that the land shall only be used for construction of a primary education school to be run by the NPO। The fair value of this plot of land is 12 million। Okay, ठीक है, लिमिटेशन आ गई। An educational NPO received a plot of land for Mr. Jamal subject to the condition that this land or sale proceeds। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि या तो इसकी लैंड या इसकी सेल प्रोसीड्स from its disposal shall only be used to achieve the general objectives of the NPO। The fair value of this plot is 15 million। देखिए उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो उसने कहा है कि लैंड को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, या तो आप उसको इस्तेमाल कर लें या बेच लें। और फिर उसने कहा जी जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए,
तो उसने यहाँ पे आपको ट्रिक करने की कोशिश की है कि आप उसको एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन समझे, हालांकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसने कहा कि लैंड को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो और अपने जो मर्जी जनरल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लो, तो ये आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, वर्ड उसने यूज किया कंडीशन का, तो आपने बिल्कुल आंखें बंद करके ये नहीं कहना कि कंडीशन का वर्ड लाइन में कहीं भी आ गया है तो बस ये कंडीशनल है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। समझ आती है? आगे चलते हैं। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव 50 मिलियन फ्रॉम एलुमनाई डोनर्स। एलुमनाई कहते हैं जो उनसे पहले पढ़ के जा चुके हैं, यानी कि उसके सीनियर पुराने स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इन्वेस्ट होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल बैलेंस जो हम दे रहे हैं आपको वो आपने नहीं छेड़ना। प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसके साथ आई है, आपने उसको फॉलो करना है। एंड एनपीओ कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल बैलेंस टू फंड ऑपरेशंस। फिर उसने कहा कि एनपीओ जो है वो ऑपरेशंस के लिए प्रिंसिपल बैलेंस इस्तेमाल नहीं कर सकती। However, the NPO can utilize the investment earning to pay for the things such as academic progress or building new school or facilities। ठीक है जी, तो ये हमारा एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें हमें प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस प्रोसेस को रन करके, उस फैक्ट्री को चला के, उस इन्वेस्टमेंट को इस इन्वेस्टमेंट की इनकम जो मिलेगी आपको, यानी कि उससे जो इनकम और गेन्स मिलेंगे आपको, सिर्फ आपने वो यूटिलाइज करने हैं। ठीक है जी, तो इसको हम एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिकली हम लोग रेवेन्यू सोर्सेज पढ़ रहे हैं एनपीओ के, कि एनपीओ को जो पैसे आते हैं उनकी क्या एंट्री की जाती है। हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन पढ़ा, सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्री हर चीज सीख ली। कंट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने बात की कि कंट्रीब्यूशन अगर अनरिस्ट्रिक्टेड होगी तो उसको आप कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पे फौरन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की एंट्रीज मैंने आपको नहीं बताई। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की एंट्रीज मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन इसका रूल याद कर लें कि जब तक कंडीशन मीट नहीं होती है हमारी लाइबिलिटी में जाएगी। ठीक है, अब लाइबिलिटी में किधर जाएगी वो कल बताऊंगा। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें भी मिलती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं अदर रेवेन्यू सोर्सेज। आज हम बेसिकली रेवेन्यू सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि एनपीओ एनजीओ के रेवेन्यू सोर्सेज क्या होते हैं। अच्छा जी, लाइफ मेंबरशिप भी होती है अक्सर औकात, कुछ जगहों पे लाइफ मेंबरशिप मिल जाती है। लाइफ मेंबरशिप भी आपकी मेंबरशिप की ही एक फॉर्म होती है और ये आपकी इनकम ही होती है। लाइफ मेंबरशिप जो होती है कि आपने एक बंदे को कहा कि यार आप तुम बूढ़े हो गए हो, चलो ठीक है तुम रोज रोज पैसे नहीं दे सकते, चलो तुम लाइफ मेंबरशिप पे कर दो। या इस तरह से ये हो सकता है कि 10 साल का इकट्ठा पैकेज रिसीव किया जा सकता है। एक बंदा कहे कि यार मुझे 10 साल की इकट्ठी कर दो। अक्सर बात ऐसे होता है कि जिम में आपको वो कहते हैं कि एक महीने की कॉस्ट 6,000 रुपए है, लेकिन अगर आप 6 महीने की इकट्ठी, एक महीने की 1,000 है, अगर आप 6 महीने के लिए इकट्ठा कराएंगे तो आपको 5,000 में मिल जाएगा। ठीक है जी, यानी कि लाइफ मेंबरशिप या मतलब ये है कि मोर देन वन पीरियड्स, जिसे हम पैकेजेस कह सकते हैं। ठीक है, तो आप पैकेज ले सकते हैं या लाइफ मेंबरशिप में चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो पैकेजेस या लाइफ मेंबरशिप जो होती है ये बेसिकली होती है कि लम सम अमाउंट होती है फॉर द होल लाइफ ऑफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप के केस में सारी की सारी लाइफ के लिए होती है, आपको मेंबरशिप कैश रिसीव हो जाता है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप, आपकी मर्जी है, आप इसको फॉरेन इनकम के तौर पर रिसीव कर लें। यानी कि फर्स्ट करेंगे एक बंदे ने आपको जो है ना वो 1 मिलियन रुपीज जो है वो लाइफ मेंबरशिप पे की है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको करंट ईयर में ही सारा का सारा रिसीव कर ले, विच इज व्हाट वी कॉल रिकॉर्ड एज इनकम व्हेन रिसीव्ड। ठीक है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करें और सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप इनकम जो है, मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से आप इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लें 1 मिलियन अभी से। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा उसने कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा जरा ज्यादा हो गया, इस साल हमने ज्यादा कर लिया, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप जो होती है ना वो एक ही दफा पे होनी होती है। तो अगर आपने लाइफ मेंबरशिप जो है वो रिसीव कर लिया है और उसकी सर्विसेज पूरा जो है ना वो आपने एज ए ओवर ए टाइम पीरियड आपने करनी है, तो लोग क्या करते हैं उसका, उस बंदे का ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि उसको तो नहीं बताते लेकिन खुद कैलकुलेट करते हैं कि यार ये जो बाबा है जो लाइफ मेंबरशिप दे रहा है ये कुछ 4 साल जिंदा रहेगा। तो वो उसकी जो मेंबरशिप फीस है ना उसको 4 सालों में डिवाइड करके हर साल जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, यानी कि रिकॉर्ड एज इनकम ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। या वो वैसे ही एक जनरल पॉलिसी उन्होंने बना दी है कि जब भी हमें लाइफ मेंबरशिप मिलेगी, जब भी हमें लाइफ मेंबरशिप मिलेगी हम उसको 10 ईयर्स में रिकॉर्ड किया करेंगे। ठीक है जी,
10 ईयर्स का क्या मतलब है, इसके एग्जाम्पल बनाते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी चीजें बहुत ईजी है, हम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। लेट्स सपोज एक पर्सन उसने 1 मिलियन रुपीज दिए और हम लोग उसको जो है ना वो 10 ईयर्स के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बेसिकली 10 ईयर्स पे अमोर्टाइज करना चाहते हैं। तो हम पहले साल ये कैलकुलेशंस करेंगे, फर्स्ट ईयर जब रिसीव होगी, फर्स्ट ईयर में जब ये पेमेंट रिसीव होगी तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और सब्सक्रिप्शन इनकम जो थी, जो हमारी ये जो मेंबरशिप इनकम है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे लाइबिलिटी में। तो हम लोग इसे कह सकते हैं डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप। ये हमारी लाइबिलिटी वाला अकाउंट है कि इसको लाइफ मेंबरशिप में डेफर्ड करके रिकॉर्ड करना है। 1 मिलियन आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कैश तो आपका 1 मिलियन आया ना, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या होगा, एंड ऑफ ईयर 1, पहले साल के एंड के ऊपर आप जो है वो एंट्री करेंगे डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट डेबिट और लाइफ मेंबरशिप इनकम अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 0.1 मिलियन, क्योंकि 10 सालों पे आपने करना है ना। तो पहले साल आपने डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट से 1/10 ऑफ योर इनकम निकाल के आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी। इसी तरह से हर साल आप यही एंट्री रिपीट करेंगे, और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो इस बंदे की अमाउंट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट जो है 0.1 मिलियन, लाइफ मेंबरशिप अकाउंट 0.1 मिलियन, ये हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि रिसीव तो हमने पूरा किया, हमने इनकम जो है उसके अंदर जो रिकॉर्ड किया है वो सिर्फ हमने 1/10 रिकॉर्ड किया, बाकी सारा किधर पड़ा हुआ है, बाकी सारा हमारी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। फिर इस साल क्या होगा, जो रिमेनिंग हमारी लाइबिलिटी ईयर 1 के अंदर, ईयर 1 के अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा याद रखिएगा। ईयर 1 के अंदर हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा, हमारी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज के अंदर आ रहा होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या चीज आ रही होगी, लाइफ मेंबरशिप, डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप। ठीक है जी। डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप कितनी होगी, पहले साल के एंड पे हमने टोटल जो थी वो 10 मिलियन रिकॉर्ड 1 मिलियन रिकॉर्ड की थी, उसमें से 0.1 मिलियन हमने इनकम में रिकॉर्ड कर दी थी, तो यहाँ पे रह जाएगी 0.9 मिलियन। वो जो 0.9 मिलियन है उसमें से अगले एक साल की हम माइनस करेंगे और वो हम करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे। करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी यही लिखा जाएगा, डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप। ये आपको पता है ना कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ये हम लोग करंट पोर्शन अलग और नॉन करंट पोर्शन अलग करके दिखाते हैं। तो ये इसका नॉन करंट पोर्शन है और ये आपका करंट पोर्शन है 0.1 मिलियन। तो बैलेंस शीट के अंदर आप ये चीज दिखाएंगे कि लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट 0.8 और डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप करंट अकाउंट 0.1 मिलियन से। ठीक हो गया जी। और जब आप इसकी इनकम लिख रहे होंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपने बनाना है, उसमें सरप्लसेस के अंदर उसके अंदर जो इनकम है उसके अंदर आप लिख रहे होंगे, इनकम्स के हेड में आप लिख रहे होंगे, क्या चीज लिख रहे होंगे, आपने जो इनकम इसके रिकॉर्ड किया वो लिख रहे होंगे लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप में वो वाली अमाउंट लिखेंगे ये जो 0.1 मिलियन आपने जो है वो रिकॉर्ड किया इनकम के तौर पर। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में हम ये लिखेंगे। अगले साल क्या होगा, अगले साल डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट डेबिट, लाइफ मेंबरशिप अकाउंट क्रेडिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट 1 मिलियन से 0.1 मिलियन से, और उसके बाद आपकी ये वाली अमाउंट भी इसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगी। तो हर साल 0.1 मिलियन आप डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप से निकाल के लाइफ मेंबरशिप इनकम में डालेंगे। और ये दिस इज जस्ट लाइक IS20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के जैसे आप गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिलती है, तो ये सारा बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट ही है। ठीक है जी। तो ये आपने फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर जो है ना वो बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखना है इसको। ठीक है जी। तो लाइफ मेंबरशिप जो होती है ये आपको मिलती है, या सिंपल ही होता है कि इसको फंड के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, इसको रिजर्व बना लिया जाए। ठीक है, आपको याद होगा रिजर्व होता था ना, तो हम इसको रिजर्व बना लें, और रिजर्व जो होता है उसकी एंट्रीज फिर बाद में कभी नहीं होती, वो रिजर्व के तौर पर हमारे पास रहता है, रिकॉग्नाइज एज फंड। ठीक है जी। इसकी फिर अगर आपने इसको फंड के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है तो आप क्या करेंगे, आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और लाइफ मेंबरशिप LM रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे विच इज फॉर एग्जांपल 1 मिलियन। तो आप इसकी ये एंट्री करेंगे।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट और कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लाइफ मेंबरशिप जो है ये भी अब हमने डिस्कस कर लिया है कि रिकॉर्ड एज इनकम व्हेन रिसीव्ड इनकम ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 साल है, तो आपने उसको डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और वहां से हर साल जितनी इनकम आपकी बनती है वो निकाल के आपने इनकम में रिकॉर्ड करते जाना है, जस्ट लाइक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। और फिर उसके बाद जो है वो आपने जब भी कभी उसको रिकॉर्ड करते हुए जब उसका साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो एंट्री करनी आपने बंद कर देनी। ठीक है जी, तो सिंपल है। अगर हम एंट्रीज के झंझट में ना पड़े तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप इसको ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करें। तो अगर आपको 10 लाख रुपए मिले हैं तो पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल 1 लाख जो है ना इसको रिकॉर्ड करते हैं इनकम के तौर पर। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने पढ़नी है, कंट्रीब्यूशन भी पढ़नी है। डोनेशंस फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन होते हैं, सिंपल होते हैं डोनेशंस, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कैश में आपको मिल जाते हैं। लेगेसी वगैरह भी होती है जी, कोई चीज लेगेसी होती है एक जो है ना वो विरासत, या क्या कहना चाहिए, जब एक आदमी मरता है तो वो जो है ना वो अपनी एक विल छोड़ के जाता है। वो जो कागज होता है उस पर लिखा जाता है कि जनाब फलां चीज जो है वो फलाने बच्चे को दे दी जाए, फलां चीज जो है वो फलाने बच्चे को दे दी जाए। इसे लेगेसी कहते हैं। लेगेसी जो होता है इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो जाते हुए आपको ये कह दे कि भाई ये जो चीजें हैं ये फलां एनजीओ को दे दो, ये चीज जो है ये फलां एनजीओ को दे दो। और जो है ना वो लेगेसी से जो चीजें मिल रही है, कैश और काइंड आइटम्स फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन, जो बंदा मर जाता है अंडर द टर्म ऑफ विल, वो मिल जाती है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वसीयत। यस, वो भाई साहब वसीयत करते हैं तो वो जाता है। ऑनरेरियम जो होता है ये वजीफा होता है जी। गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई वजीफा दे देती है या कोई और बंदा आपका वजीफा लगा देता है। वो कहता है कि यार बस जो भी है मैं तुम्हें इतना पैसे दिया करूंगा। अब ये मेंबरशिप नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये वजीफा है, पेमेंट, जो कि एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहीं गई, उन्होंने मतलब कोई इदारा था उसने कोई कराया, सेशन कराया या कोई पब्लिक इवेंट कराया और उसमें इनको बुला के जो है ना वो 10 लाख रुपए दे दिए कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलें आप ये ऑनरेरियम ले लें। तो ये वजीफा होता है कैश के फॉर्म में, ये भी जब आपको मिलेगा आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से कुछ स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं जी बिजनेस के। बिजनेस उन ऑपरेशंस को करता है और उससे कुछ पैसे कमा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस जो है वो नॉर्मली इसका पैसे कमाना पर्पस नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें करने से खामखा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ने जो है ना वो एक एनपीओ थी, उसने जो सोसाइटी की एनपीओ है उसने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने थोड़ी थोड़ी जो है ना वो एंट्री फीस रखी। एंट्री फीस रखी तो एंट्री फीस जो है ना वो उनके लिए प्रॉफिट हो गया किसी छोटे ऑपरेशन से। इसी तरह से कभी कभार ऐसे होता है कि ये कुछ कैंटीन्स चला रहे होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात की है सोसाइटी के अंदर, उन्होंने वहां पे जो उनका पार्क है उसके अंदर एक कैंटीन बनाई हुई है कि वहां पे लोग आते हैं तो आके चीजें परचेज करते हैं। वो चीज मार्केट से मार्केट रेट पे लेते हैं और आगे मार्केट रेट पे बेच देते हैं, दुकान वाले को कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशंस है। कोई कॉफी शॉप बन जाती है, कोई टक शॉप बन जाती है, इस तरह की कुछ चीजें होती है जिनसे कुछ ना कुछ वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनी है ताकि लोगों को ऑन द स्पॉट सर्विसेज मिल सके, लेकिन उससे कुछ प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, इस तरह के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना इनको अदर रेवेन्यू सोर्स ऑफ एनपीओ के अंदर कहा जाता है। जितने आते हैं ये उसी साल इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इनकम, कि आपको कुछ पैसे मिले थे और आपने उनको इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक में, और उस बैंक से आपको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है। ये हम फंड अकाउंटिंग के एरिया में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो पैसे आपके पास आए हैं वो किस तरह के कंट्रीब्यूशन से आए हैं। अगर तो वो एक इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन से आए हैं, इंडोमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, एंट्रीज का थोड़ा सा हेर फेर है। और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन से आए हैं तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में और फर्क है, जो कि हम लोगों ने कल पे रख छोड़ा है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग फंड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात की है। कैश के अंदर जो है वो आपको क्या क्या सोर्सेज मिल सकते हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक छोटी सी कैश रेवेन्यू सोर्स की एग्जाम्पल है। इसके अलावा अदर रेवेन्यू सोर्सेज में अक्रूड भी होते हैं। फिर आपको कुछ काइंड यानी कि कुछ चीजों की फॉर्म में भी आपको रेवेन्यू मिल जाता है, चीजें मिल जाती हैं, उसकी काइंड की एग्जांपल करेंगे। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलती है। तो बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही समझना है कि जो एनपीओज है इनको पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, जहां जहां से पैसे आते हैं उसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस इजी है, एक्सपेंसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सपेंसेस वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल बिजनेसेस के रिकॉर्ड करते हैं। एनपीओ के अंदर जो इनके रेवेन्यूज है वो ही
जो है ना हमने समझने हैं। तो हमने सबसे पहले समझा कि एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलती है, सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का मेमोरेंडम अकाउंट बनता है, ओपनिंग क्लोजिंग आते हैं, उसके बाद कैश पेड या रिसीव्ड आता है और उसके बाद आपको वहां से इनकम मिलती है। फिर हम लोगों ने कहा कंट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, एक वो होता है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती और एक वो जिनके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है या उसके ऊपर सारी की सारी कंडीशंस होती है, ठीक है जी। तो अगर कंडीशंस वाले हैं एनपीओ तो फिर हमने उसकी कंडीशन को मीट करना है, अगर कंडीशन मीट कर ली तो फिर हम उसको इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको डेफर्ड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से कुछ रेवेन्यू सोर्सेज में लाइफ मेंबरशिप आती है, लाइफ मेंबरशिप की 3 ट्रीटमेंट्स हो सकती है, उसको फॉरन इनकम रिकॉर्ड कर लें, नंबर 1। नंबर 3 है उसको कभी भी इनकम रिकॉर्ड ना करें, यानी कि उसको फंड के तौर पर रिकॉर्ड कर लें, और नंबर 2 है कि उसको कुछ खास ईयर्स में इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। तो ये आपकी जो है ना लाइफ मेंबरशिप होती है। डोनेशंस वगैरह जब मिलेंगे इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होंगे, लेगेसी मिलेगी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगी, ऑनरेरियम, प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशंस ये इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होंगे जब मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम भी जब मिलेगी तो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसमें अगर कुछ कंडीशंस हो तो वो कंडीशंस मीट करनी होगी। तो ये चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।